So I hope I am audible to everyone and now also visible to everyone. Fatafat, give me a quick thumbs up so that I know that you are able to see and hear me. And after that, we will start our preparation for the CAT exam. And I have two core items on my agenda today. So what's up? मैं बस जरा सा चैट को जूम आउट कर लूं ताकि मैं पढ़ पाऊं दूर से, नहीं तो पता चले पढ़ ही ना जाए चैट। तो बताइए क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, व्हाट्स द लेटेस्ट। अब इसको क्या हो गया, व्हाई एम आई नॉट एबल टू, अरे व्हाट्स रॉन्ग विद दिस नाउ। एक मिनट देना यार जरा, पता नहीं क्यों जो पेज मैं यूज कर रहा हूं आपकी चैट पढ़ने के लिए वो हैंग सा हो गया। अब मैंने उसे आई मैनेज टू रीबूट इट, रीलोड इट एंड लेट्स सी। ओके नाउ आई एम एबल टू सी इट, यस अब ठीक है। अच्छा आई रियली देयर इज समबडी हु इज सेइंग सर टेस्ट कैसे होंगे, मतलब टेस्ट कैसे होंगे, यानी कि तुम पेपर का पैटर्न जानना चाहते हो या तुम ये जानना चाहते हो कि पेपर में क्या पूछेंगे हम अपने इंटरनल टेस्ट में। थोड़ा इलैबोरेट एक्सप्लेन करके बताना, उसके बाद में देखेंगे। सो देयर इज वन पर्सन हु सेड कि यार ऑडियो थोड़ा इफी सा आ रहा है, तो चेक कर लेना, अगर ऑडियो में थोड़ी इशू होती है तो ज्यादातर लोग मुझे बता ही देते। तो चलिए लेट्स सी, लेट्स गो अहेड एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉक अबाउट अ कपल ऑफ वेरी सिंपल थिंग्स। तो देखो नंबर 1, इट इज अ लाइव क्लास, आई एम हियर, यू आर हियर एंड देयर इज अ चैट बॉक्स दैट अलाउज यू टू रीच आउट टू मी। ठीक है, तो चैट में मैसेज कर सकते हो, लेकिन इस मैसेजेस में दो इश्यूज हैं। नंबर 1, मैं ना पढ़ाते समय हर टाइम सारा टाइम चैट देख नहीं सकता, है ना। तो चूंकि सारा टाइम चैट देख नहीं सकता तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मैसेज बीच में मिस हो जाए, तो उसको बुरा मत मानना। तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है उन सबके आंसर्स मैं दूंगा, वो मेरी गारंटी है। वो इसी टाइम मिले ना मिले वो अलग बात। अच्छा दूसरी चीज, क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा उस समय उस टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं प्रायोरिटाइज करूंगा, उससे अनरिलेटेड क्वेश्चंस थोड़ा डीप्रायोरिटाइज हो जाएंगे, उनको बाद में क्लास के एंड में नहीं तो अपने ग्रुप में हम डिस्कस कर लिया करेंगे। सो द की थिंग इज all your questions will be answered, they may not be answered immediately when you post them। और जब भी कभी चैट में कोई भी सवाल पूछो तो पूरा सेंटेंस बनाओ कंटेक्स्ट के साथ। हालांकि क्लास लाइव है लेकिन इसमें ना 6-7 सेकंड का लैग है, मैं यहां कुछ बोलता हूं तो उसके बाद आपके पास 7 सेकंड बाद पहुंचता है, फिर आप उसको सुनकर के टाइप करते हैं, इतने में 15-20 सेकंड निकल जाते हैं और फिर कई बार मेरे दिमाग में कंटेक्स्ट नहीं आता कि आप किस कंटेक्स्ट की बात कर रहे थे। राइट, सो नाउ लेट अस सी, सतना से कोई है क्या, दिल्ली से कोई है क्या, पैटर्न आल्सो ओके, स्पोकन इंग्लिश ऑलराइट। तो देखो आज का हमारा काम क्या है, एक तो इंट्रोडक्शन टू वर्बल एबिलिटी। तो आपके बैच में इंग्लिश दो फैकल्टी मेंबर्स मिलकर पढ़ाएंगे, जूही मैम और मैं। सो जूही मैम के साथ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करेंगे, मेरे साथ आप वर्बल एबिलिटी पे काम करेंगे। हम दोनों को वीआरसी आता है तो आप उनसे भी वीए के बारे में पूछ सकते हैं, मुझसे भी आरसी के बारे में पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन क्लासेस हमने आपस में ना वो डिवाइड कर ली, चलो आधी मैं ले रहा हूं ये वाली, तो मेरे साथ आप वो एरियाज लाइक क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी उन पे काम करेंगे इस बैच में, और मैम के साथ आप प्रीडोमिनेंटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर रहे हैं। ठीक, और इसलिए आज इस क्लास में आई गिव यू इंट्रोडक्शन टू द वीए पार्ट, आई विल स्किप द आरसी पार्ट, आई लीव इट टू जूही मैम टू टेक यू थ्रू दैट। और इसके अलावा कैट में पिछले 10 साल से एक क्वेश्चन टाइप वर्बल एबिलिटी का जो हर साल पूछा गया वो है बेस्ट समरी ऑफ द पैराग्राफ क्वेश्चन, मैं इसकी बात करूंगा। तो पहले मैं नॉर्मली इंट्रो से शुरू करता हूं, पर आज हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम फ्रेश आए हो तो पहले सवाल करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं और जब क्वेश्चन हो जाएगा बेस्ट समरी उसके बाद इंट्रोडक्शन पे चले जाएंगे। इसके दो फायदे हैं, एक तो व्हेन यू फ्रेश यू आर एबल टू डील विद द क्वेश्चन, नंबर 2 आप में से यार कुछ लोग हो सकता है उनको ऑलरेडी पता हो यार कैट के वीए में क्या आता है, तुमने बहुत रिसर्च कर ली, बहुत वीडियोस देख लिए, हां वो पता है ना यूट्यूब पे मेरे जैसे लोग आ करके वो बताते रहते हैं ना, हेलो हेलो मिस्टर, हेलो वीए वीए वीए, तो तुमने देख लिए होंगे कुछ वीडियोस, तो तुम उस केस में उस समय चाहो तो ड्रॉप आउट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। राइट, तो अब देखते हैं कैवल, कैन यू टेल अस अबाउट टेस्ट वेयर वी हैव टू गिव इट, व्हिच टेस्ट आर वी टॉकिंग अबाउट कैवल, इज दिस क्लास फॉर पायनियर स्टूडेंट आल्सो। हां बिल्कुल यार, वो स्कोर पायनियर की सेम ही है, मतलब प्रैक्टिकली तुम लोगों के लिए छोटे से डिफरेंस के अलावा। ओके, ऋतिक हैज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऋतिक आई वुड लव टू हेल्प यू, इसके बारे में अपन ग्रुप में बात करते हैं आराम से बाद में। और ये सिर्फ तुम्हारा इशू नहीं है, इट इज एन इशू दैट विल अफेक्ट अदर्स एज वेल, फिर उसके बाद देखेंगे। जब बिल्कुल मैं वो भी जब इंट्रो टू वीए में जाएंगे उसकी बात कर लूंगा। तो चलो अब टेक अ डीप ब्रेथ, मेक श्योर दैट यू आर ब्रीथिंग थ्रू योर एब्डोमेन, यानी कि आप एक गहरी लंबी सांस लें, आपका पेट बाहर आना चाहिए। हम सोसाइटी में ना अक्सर पेट बाहर आने नहीं देते, पर तुम घर पे बैठे हो यार, आने दो ना जरा। तो एकदम डीप ब्रेथ। So this allows you to center yourself to this very moment, and once you center yourself to this moment, आप और मैं मिलकर के इस एजेंडा को स्टार्ट करते हैं। पहले बेस्ट समरी ऑफ द पैराग्राफ क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो एज आई सेड कैट का एग्जाम 3 सेक्शंस होते हैं, उसमें वन ऑफ दोस सेक्शंस इज वीएआरसी। इन दैट सेक्शन कॉल्ड वीएआरसी फॉर द लास्ट 5 years we have been given 24 questions. Out of these 24 questions 16 belong to reading comprehension and 8 belong to वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी के इन 8 सवालों में से कम 2 सवाल आपको इस टाइप के मिलेंगे। तो यानी कि ये क्वेश्चन टाइप अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप 6 नंबर एग्जाम में इस सेक्शन से डेफिनेटली ला सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट। तो जब आप पीवाईक्यूज देखें या प्रैक्टिस करना शुरू करें, इफ यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन टाइप दैट हैज डायरेक्शंस दैट से दिस, देन वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट समरी ऑफ द पैराग्राफ क्वेश्चंस। सो पढ़ ले एक बार डायरेक्शंस, मेक योरसेल्फ फैमिलियर। अर्जुन सर ये 2025 वाला है क्या? ओके अर्जुन, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक में दो चीजें आती हैं। दो चीजें क्या आएंगी? कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस। राइट, तो अब अगर आप, इट्स वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, आई एम श्योर कुछ और लोग भी होंगे जो 2025 की तैयारी करके वेले बैठे होंगे, उनको अटेंड कर लूं। तो अब देखो, अगर मुझे बेस्ट समरी ऑफ द पैराग्राफ पढ़ाना है तो क्या कॉन्सेप्ट बदलेंगे? नहीं यार, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे ना। तो विल द कॉन्सेप्ट बी डिफरेंट? नॉट एट ऑल। द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू व्हाट वाज कवर्ड इन माय कैट 25 बैचेस, बट जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी आएगी तो द प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर ऑल गोइंग टू बी न्यू। तो कॉन्सेप्ट के टाइम पे आप उसे रिवीजन की तरह ले लें, क्वेश्चंस के टाइम पे वी गो अहेड एंड डू समथिंग व्हिच इज न्यू। राइट, बाकी सब अरे सब बता देंगे धीरे धीरे यार कि कौन सी चीज कहां पे है। वो बहुत सारे सवाल तो ऐसे जो टीम ही हैंडल कर लेगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन टाइप पे आज हम काम करने वाले हैं। ठीक, और ये बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं मॉक्स कब से स्टार्ट करना है, ये वो, मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीआरसी का स्ट्रेटजी वीडियो बनाया जिसमें मैंने पूरा जनवरी से लेकर के नवंबर तक का मंथ वाइज प्लान शेयर किया है। मैं ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन टाइप को। सो व्हाट एक्जेक्टली इज द समरी? नाउ जस्ट फोकस एंड स्टार्ट आंसरिंग। मैंने बोला था ना सारे अनरिलेटेड सवाल देखे जाएंगे, मैं डीप्रायोरिटाइज कर रहा हूं पढ़ के उनको। हाँ, आप अभी ये बताइए, बाकी आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने की गारंटी मेरी है। हाँ, सो हाउ डू यू डिफाइन अ समरी?
सच्ची बताता हूँ यार, वो भी बुक्स सब बता देंगे। सबसे पहला काम ये है कि हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, और वो होने के बाद एवरीथिंग एल्स हैपेंस। सो बाकी सब चीजों को भी दिमाग से निकाल दो, सिर्फ इसी चीज पे यही आ जाओ मेरे साथ। सो व्हाट इज द समरी? 1/3 एपिटमी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मेन पॉइंट, शॉर्ट नोट, काफी सारी पैराग्राफ इन शॉर्ट, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल करके आ रही हैं। तो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट अ समरी, व्हाट डू वी रियली से? सो a summary, if I go by a conventional definition, is something that captures all the key ideas of a longer piece of writing. So I'm highlighting this here. ठीक है? और आज मेरी आपके साथ पहली क्लास है, तो इस क्लास में ना आपके चैट में जो मैसेजेस आएंगे, कंसर्न्स आएंगे, उसके थ्रू मुझे भी पता चल जाएगा कि और किस किस चीज की आपको जरूरत है, तो उसी हिसाब से हम लेवल डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो क्या, देखो इसमें सारे की आइडियाज होते हैं। इसी को थोड़ा और अगर मैं इलैबोरेट करूं तो आई विल गो अहेड एंड से कि इसमें की आइडियाज के साथ साथ यू आल्सो हैपन टू हैव द मूड एंड द टोन ऑफ द ऑथर ऑफ द पैराग्राफ। सो उस लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग से जो मूड क्रिएट हो रहा है, समरी से भी मूड वही क्रिएट होना चाहिए। उस लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग में जो ऑथर की टोन थी, समरी में भी टोन वही रहनी चाहिए। अब ये मूड टोन क्या है, ये थोड़ा और जब आगे चलेंगे तो बात करेंगे। की आइडियाज, की पॉइंट्स क्या हैं? आई थिंक चांसेस आर दैट यू ऑलरेडी नो दिस। इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, डू आस्क एंड आई विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट। और आगे जैसे जैसे हम वो एग्जांपल्स की बात करेंगे ना, एग्जांपल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वहां ये चीजें डिस्कशन में थोड़ा और क्लैरिफाई होती जाएंगी। ओके प्रद्युम्न, यू कैन इफ यू वांट टू, बट ओके, क्योंकि आपने नोट्स बोला, एवरीथिंग व्हिच आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड यू विल गेट इट, ये आपको मिलेगा। सो लेकिन ऑफ कोर्स एवरी सिंगल थिंग दैट आई से मे नॉट बी कैप्चर्ड हियर। तो आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ क्रिएटिंग माय ओन नोट्स। वी कैन टॉक अबाउट दैट इन ग्रेटर डिटेल सम अदर डे। तो अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं जो एरिया पढ़ा रहा हूं अभी आपको, भी है इसमें ना बहुत इलैबोरेट नोट्स की जरूरत होती नहीं है, राइट? तो इसमें अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं अपने, तो भी बाय एंड लार्ज आपका काम चल ही जाएगा। और देयर आर सम अदर एरियाज है ना, ग्रामर उनमें थोड़ी ज्यादा इलैबोरेट नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज नॉट वन ऑफ दोस एरियाज। कम टू थिंक ऑफ इट, वीआरसी जो है ना, लार्जली टू अ लार्ज एक्सटेंट स्किल बेस्ड है। सो थिंक ऑफ एनी स्किल बेस्ड एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, लेट अस से यू जॉइन अ बैडमिंटन कोचिंग एकेडमी, विल यू, और वो आपको सिखा रहे हैं ना बैडमिंटन खेलना, तो क्या बहुत डिटेल्ड नोट की जरूरत पड़ेगी उस एकेडमी में? नहीं ना, स्किल्स है यार, प्रैक्टिस करते हैं कुछ की चीजों को, वो किन चीजों की प्रैक्टिस करनी है पता होना चाहिए, बट वो बहुत सारा समय उस प्रैक्टिस में जाएगा, वो चीजें तो थोड़ी सी होती है, राइट? सो दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स। सैफी सर बोर्ड का कलर चेंज कर देते तो सही रहता, क्या कलर चाहिए तुझे बता? बट क्या, वैसे हम कलर चेंज करेंगे नहीं यार, दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस द बोर्ड। तो ये आप सारे फैकल्टी मेंबर इसी बैकग्राउंड में पढ़ाते हैं। मैंने लास्ट ईयर इनफैक्ट व्हाइट बैकग्राउंड ट्राई किया था, बट आई पर्सनली प्रेफर व्हाइट, क्योंकि एग्जाम में व्हाइट बैकग्राउंड आता है तो उससे थोड़ा आदत बनी रहती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना ब्राइटनेस का इशू होता है लाइट कलर से, तो एज अ रिजल्ट आई एम काइंड ऑफ कीपिंग दैट, राइट? हाँ, गीतिका सेंस पिंक ही कर दे तो सही है। आ जाओ। नहीं, सिद्धार्थ ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर, रिस्पांस तो मिलता नहीं है। सिद्धार्थ, ये जो ग्रुप है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार। एक्चुअली है कि आपने देखा यार, मेरे ग्रुप में कुछ आई थिंक 11-12 हज़ार लोग हैं। तो जब एग्जाम पास में आया तो बहुत सारे ना रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं सेशंस वगैरह के, तो उनमें टाइम चला जाता है। इस वजह से इंटरेक्शन उस ग्रुप में थोड़ा कम हुआ। बट अब जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना दैट के बाद, और आई थिंक 1-2 हफ्ते, यू वंस अगेन सी दैट आई बिकम एक्टिव इन द ग्रुप्स। गिव मी अ कपल ऑफ वीक्स। ओके, तो चलिए, सो अब हमें पता चला समरी होती क्या है। इट इज समथिंग दैट रिटेन्स ऑल द की पॉइंट्स ऑफ अ लॉन्गर पीस ऑफ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग, और उस लॉन्गर पीस में की पॉइंट्स के साथ साथ मूड और टोन भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सो एक तरह से हमें एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भाई एक बड़ा आर्टिकल पकड़ो और उसे कंडेंस कर दो, लेकिन उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें सेम रहनी चाहिए। ये तुम में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ी हो एक किताब एलिस इन द वंडरलैंड, या मूवी देखी हो एक, उसका सीन है जिसमें एक लड़की थी एलिस, जो पोर्शन पीती थी तो श्रिंक हो जाती थी, दूसरा पोर्शन पीती थी तो बड़ी हो जाती थी। तो एक तरह से वी आर बीइंग आस्क्ड टू गिव द श्रिंकिंग पोर्शन टू अ पैराग्राफ। और इन अदर वर्ड्स, अगर मैं अब एक्चुअली कैट के हिसाब से इवैल्यूएट करूं तो कैट में तो 80% ऑफ द क्वेश्चंस डू नॉट इवन बॉदर अबाउट ऑल द की आइडियाज ऑफ द पैराग्राफ। 80%, 70-80% क्वेश्चंस को तो खाली मेन आइडिया से मतलब रहता है। तो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसे और कैट स्पेसिफिक बनाऊं तो आई विल गो अहेड एंड टेल यू दैट दे वांट अस टू फिगर आउट द हार्ट ऑफ द मैटर। वो जो मल्टीपल की आइडियाज हैं उनमें से भी एक की आइडिया ऐसा होगा जिसको हम बोलते हैं मेन आइडिया। वो मेन आइडिया पहचानना इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दैट this entire activity is about, and that is why we are starting with it। क्यों? क्योंकि अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप बाद में करने, तो हर एक पैराग्राफ का मेन आइडिया निकालना पड़ता है, फिर उन सबको मर्ज करते हैं तो पैसेज का मेन आइडिया निकलता है। सो अगर आप बेस्ट समरी ऑफ द पैराग्राफ निकालना सीख जाते हैं तो इवेंचुअली हेल्प यू इन एक्सेलिंग एट आरसी एज वेल, एंड देयरफॉर दिस क्लास इन अ वे प्रिपेयर्स यू फॉर द सब्सिक्वेंट सेशंस इन आरसी एज वेल। लैग आ रहा है, लेट मी चेक। ओके यार, अब मैं देख लेता हूं साथ साथ, एक सेकंड दो। मेरे एंड से कोई इशू है क्या? इज देयर अ प्रॉब्लम हियर? अच्छा, अरे मैं भूल गया था, आज वाली क्लास, सिर्फ आज वाली क्लास तो YouTube पे भी जा रही है। वहां भी लोग होंगे जिन्होंने चैट भेजी होगी, मैं पढ़ना भूल गया आपकी चैट। हाँ, सो दोज ऑफ यू हु आर ऑन YouTube, यार भाई देखो, ये ना अपने बैच की क्लास है, तो बैच वाली चैट थोड़ा प्रायोरिटाइज हो रही है। तो अगर तुम थोड़ा मिस आउट फील कर रहे हो तो देख लेना यार, दो जगह चैट एक साथ कहां से पढ़े यार, है ना? तो पता नहीं यार, लैग मेरे एंड पे तो यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन काफी सारे लोग बैच में बोल रहे हैं, यानी कि YouTube पे कोई लैग नहीं है, क्लास के दौरान लैग आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई बैक एंड पे सिस्टम का इशू है, मेरे यहाँ पे शायद नहीं हो। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन टाइप व्हिच विल आल्सो एनेबल यू टू एक्सेल एट आरसीज सब्सिक्वेंटली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे जब बचपन में समरी राइटिंग सिखाया गया था तो उसको स्कूल में बोलते थे Pressy writing. So maybe some of you have gone through the Pressy writing classes. So my teacher gave me a formula and said that okay, we are going to give you a passage. We want you to condense that passage and write a summary and condense it. So जो formula था वो क्या था कि जो summary है, it should be 1/3 of the original text. यानी कि अगर original text 900 words का है तो my summary should be around 300 words, give or take 10%. हाँ, so अब I have a very important question for you. My question to you is कि वो 2/3 पार्ट पैराग्राफ का जो हम छोड़ देते हैं समरी बनाते समय, क्या वो 2/3 पार्ट यूजलेस था? 2/3 that we leave out while writing a summary out of a paragraph, was that 2/3 useless? Remember, we are just retaining the key ideas. So was that 2/3 useless? Pressy is another word for summary. So those of you asking, pressy is another word for summary. So I have a very straightforward question. Your answer is a yes or a no, a y or an n. Just drop it in the chat. चलिए तब तक मैं देखूं क्या 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 लिखा जा रहा है। इसी अगर मैं दोनों चैट से एक साथ चलाता हूं तो कोशिश करते हैं भाई, पुल आउट कर लेते हैं यहां से। ओके, सो अन्वेषा says no.
नो सर बट आई डिड नॉट कंटेन द मेन आइडिया। एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो आई थिंक बाय एंड लार्ज अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस बन रहा है कि नहीं 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 यार वो यूजलेस तो नहीं था। एक दो लोग बोलेंगे हाँ शायद थोड़ा बहुत यूजलेस था, बट ऐसा नहीं है कि यूजलेस हो। तो यार अगर वो यूजलेस नहीं था तो फिर हम उसे हटा कैसे पाए? इफ दैट वाज नॉट यूजफुल, इफ दैट वाज नॉट यूजलेस, हाउ कुड आई रिमूव दैट? अब मूड एंड टोन मैंने आपको बताया, थोड़ी देर में वैसे बताऊंगा, बट तब तक के लिए दीज आर टू कॉइन्स, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओह वाओ, तो काफी कुछ आ रहा है। हाँ, कोमल ने बड़ा डिटेल्ड आंसर भेजा। कोमल दैट इज लवली, जस्ट कंप्रेस्ड। हाँ मतलब काफी सारी चीजें करते हैं, बट देखो बेसिकली एक एसेंस लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी गिव यू एन एनालॉजी। एनालॉजी आपको पता है जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसको हम एनालॉजी बोल देते हैं। एनालॉजी के स्पेशल फॉर्म्स होते हैं, मेटाफर्स और सिमिलीज, राइट। तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग की एनालॉजी ले रहा हूँ। मैं ना किताबें बहुत पढ़ता हूँ और अब ज्यादातर मैं सॉफ्ट कॉपीज पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक महीने में 2-3 किताबें तो फिर भी मैं हार्ड कॉपीज मंगवा ही लेता हूँ। तो टिपिकली मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं जाता हूँ अमेजॉन पे। तो मैं एक दिन गया अमेजॉन पे, मैंने एक किताब ऑर्डर करी और वो किताब कुछ दिन के बाद मेरे घर पे एक डिब्बे में डिलीवर हो गई। अब उसके बाद मैंने वो डिब्बा खोला और किताब निकाली और उसके बाद ये जो पैकिंग मटेरियल था उसको क्रम्पल करके भाई अपने डस्टबिन में, वेस्ट बास्केट में डाल दिया। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, ये जो पैकिंग मटेरियल है, वाज दिस यूजलेस? एंड माइंड यू, बिफोर यू गिव मी एन आंसर, डोंट फॉरगेट टू कंसीडर दैट आई डिस्कार्डेड इट. It was eventually thrown in the waste basket. So was this packing material useless? But अब तुम जब बोल रहे हो नो इट इज नॉट यूजलेस, भाई मैंने डिस्कार्ड किया यार, अगर ये यूजफुल होता तो मैं रिटेन नहीं करता। So Alan, what do you think? Why did I discard it then? If it was not useless, how could I throw it out? Absolutely. So I think I forgot to capture the name. chat इतनी तेजी से चल रही है ना, तो मैं नाम नहीं देख पाया, but you're absolutely right. देखो, it became useful when the book reached me. This packing material was very important during the transit. तो Amazon के वेयर हाउस से लेकर के मेरे घर तक, टू माई हाउस, रास्ते में एक ट्रांजिट था। उस ट्रांजिट में ये किताब डैमेज हो सकती थी। दिस पैकिंग मटेरियल एंश्योर्स दैट द बुक डज नॉट गेट डैमेज ड्यूरिंग दैट ट्रांजिट, सो इट सेव्स यू फ्रॉम दैट डैमेज। बट वंस दिस बुक रीचेस माय हाउस देन इट बिकम्स यूजलेस। और आप देख रहे हैं ना, किताब तो इतनी सी होती है, पैकेट जनरली ऑब्वियसली बड़ा होता ही है। तो ठीक इसी तरह से, सो सिंस आई सेड इट इज एन एनालॉजी, इट इज एन एनालॉजी फॉर कम्युनिकेशन। सो व्हेन यू लुक एट टू इंडिविजुअल्स टॉकिंग टू ईच अदर, यू नोटिस, अब एक लेटर से ये स्पीकर है, ये लिसनर है, ठीक है। तो यार स्पीकर के दिमाग में कुछ आइडियाज हैं जो इसे अपने दिमाग से इस दूसरे व्यक्ति के दिमाग तक पहुंचाने हैं, राइट। ही हैज सम आइडियाज दैट ही वांट्स टू ट्रांसफर टू द अदर पर्सनस माइंड, लेकिन इस दिमाग और इस दिमाग के बीच में भी आप देख रहे हैं ये ट्रांजिट है, एक सफर तय करना है इसको, और इस सफर के दौरान ये आइडियाज डैमेज हो सकते हैं, डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, खो सकते हैं। So in order to ensure that our ideas are not damaged in transit, just like online sellers, we also adopt a strategy of using packing material, right? But Amazon का पैकिंग मटेरियल नजर आता है, कम्युनिकेशन में जो पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं हमें कई बार नजर आता नहीं है। सो लेट अस शो इट, लेट अस हैव अ लुक एट दैट क्लियरली। सो जब हमें पैराग्राफ दिया गया, ऑप्शंस दिए गए और बोला गया है कि बेस्ट समरी चूज करो, तो हमें करना क्या है, हमारी अप्रोच क्या होगी? हमें सबसे पहले तो उस पैकिंग मटेरियल को समझना होगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द पैकिंग मटेरियल, हाउ डू वी रियली arrive at the correct summary? So let's start. So what do we want to transfer? What do we want to communicate? An idea, right? But in order to ensure that it does not get damaged, we may go ahead and explain that idea or elaborate upon that idea, right? एक्सप्लेनेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, इलैबोरेट मतलब उसके डिटेल्स देना। हाँ, आप अपने दोस्त को जाकर के बोल सकते हो कि ओ यू नो आई सॉ अ पर्सन दैट आई लुक्ड एट दैट पर्सन एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय, अच्छा अब मैं मेल पीओवी से बोलूं तो आई वाज ब्लोन अवे बाय हर ब्यूटी। इफ यू आर अ गर्ल यू कैन थिंक ऑफ इट एज हिज हैंडसमनेस और व्हाटएवर। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं, या फिर वो जावेद अख्तर साहब के जैसे जाकर के इलैबोरेट शुरू कर सकते हैं ना, वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। हाँ, तो बेसिकली बात तो ये थी ना, रियली लव विद पर्सन, एक्सप्लेनेशन या इलैबोरेशन आ सकता है। इसके अलावा वी कैन गो अहेड एंड ऐड सम फैक्ट्स, वी कैन ऐड सम एग्जांपल्स, वी कैन ब्रिंग इन सर्टेन पीसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वी कैन ब्रिंग इन सम एविडेंस to support whatever we are saying, right? So all of those things can also be brought into picture, and not only that, we may also go ahead and reiterate or restate our idea. So restating means repeating, जो चीज पहले बोली थी वही चीज दोबारा बोली। reiteration का मतलब बात तो सेम ही बोली लेकिन वर्ड्स सेम यूज नहीं किए। You said the same thing but you did not go on to use the same set of words, अलग अलग वर्ड्स में हुआ। So reiteration में आप अपने वर्ड्स चेंज कर लेते हैं, एक ही बात को कहने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो आप अलग अलग तरीके यूज करते हैं। रीस्टेटमेंट में आप यू डोंट बॉदर विद दैट, आप एग्जैक्ट सेम बात बोलते हैं। अब जैसे आपने स्कूल में मैथ पढ़ी, So I want you to think of math class from your school, या वहां पे नहीं तो यार यहाँ पे आपने फिजिक्स वाला में मैथ पढ़ी हमारे साथ, हाँ, YouTube चैनल पे बैच में। अभी सोच के देखो, अब मैथ फैकल्टी वॉक्स इन, राइट, हिज गोल इज टू एंश्योर दैट यू मास्टर अ कॉन्सेप्ट, है ना। उनको एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें सिखाना है, तो आगे क्या करेंगे, वो तुम्हें बताएंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट बता करके वो तुमको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ वो तुम्हें थोड़े एग्जाम्पल्स देंगे। हाँ, और ज्यादातर मैथ वाले मेरे कलीग्स जो है, मोस्ट ऑफ द मैथ टीचर्स दैट आई नो, उनको रीस्टेटमेंट की आदत है। हाँ, वो आप देखेंगे मैथ की क्लास में ना, कॉन्सेप्ट रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं जो एक क्लास के अंदर 10-15 बार बोला जाता है, एग्जैक्ट सेम सेंटेंस, है ना। तो रीस्टेटमेंट की आदत भी है। तो ये सारी चीजें टिपिकल मैथ क्लास में होती हैं और ये पूरी प्रोसेस होने में लग जाता है लेट अस से 60 मिनट। अब इस 60 मिनट्स की वजह से क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियरली पहुंच गया। काम तो कॉन्सेप्ट सिखाने का ना, ये कॉन्सेप्ट डैमेज नहीं हुआ, डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। इन सब का काम क्या था, वही कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग तक पहुंचाना। अब नाउ दैट यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, लेटर ऑन व्हेन यू सिट डाउन टू रिवाइज दिस क्लास, डू यू रिक्वायर दीस 60 मिनट्स? क्या आपको ये 60 मिनट चाहिए? कशक, मैंने अभी रिआइटरेशन एक्सप्लेन किया था, आपने सुना होगा, तो अपनी इंटरप्रिटेशन बताइए रिआइटरेशन की, आपको क्या समझ में आया उससे, और फिर मैं ऐड कर सकता हूँ। वरुण सर रीडिंग टेक्निक है ये सब, यार देखो टेक्निक वेक्निक बात की बात है, सबसे पहले तो स्किल है ना। स्किल के ऊपर थोड़ा वनियर लगाते हैं, फसाड लगाते हैं, ऊपर सन माइका लगा दी स्किल के ऊपर, वो टेक्निक है, बट उसके पहले स्किल होना जरूरी है ना। टेक्निक लगाएंगे तो तब जब नीचे थोड़ा बहुत स्किल हो, नहीं तो लगा नहीं पाएंगे। ओ दीपेंद्र सेज हाउ कैन कॉन्सेप्ट गेट डैमेज्ड?
बहुत बढ़िया। क्लासेस में ना बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं कि आप एक पर्टिकुलर चीज करें, हाँ, बट आई रियलाइज दिस कि अनलेस आई स्पेल इट आउट इन ब्लैक एंड व्हाइट, अगर मैंने क्लियर कट तरीके से बोला कि ना एग्जैक्टली ये करना है भाई, मैं चाहता हूं कि तू हर रोज 25 मिनट रीडिंग करे इन सोर्सेज से, तो बहुत सारे लोग ना बाद में आते हैं मुझे तो पता ही नहीं रीडिंग करनी है, अगर थोड़ी सी एम्बिगिटी छोड़ दी तो जहां पे आइडिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई बार समझने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझने में दिक्कत हो जाती है ना। क्लास में बहुत बार हुआ आपके साथ, जिंदगी में आपकी क्लास में पढ़ने गए, आपको वो चीज उतने अच्छे समझ में नहीं आई, आपको लगा समझ में आ गई, बाद में लगा अरे आपको तो गलत समझ में आई थी। सबके साथ हुआ है भाई। सो इस कांसेप्ट हाउ कैन कांसेप्ट गेट डैमेज्ड, वो डैमेज का यहाँ पे मतलब क्या, फैकल्टी के दिमाग में तो कांसेप्ट एकदम क्लियर है ना, पर क्लास के बाद अगर आपको क्लियर नहीं हुआ वो कांसेप्ट, उसने बोला उसके बाद आप समझे नहीं, क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब वो कांसेप्ट ट्रांजिट में उसके फैकल्टी के दिमाग से आपके दिमाग में आते डैमेज हो गया ना, राइट। तो ऐसा, राइट, तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये स्किल्स हैं और ये बनी रही, सब बताएंगे धीरे धीरे यार। आज मेरा फोकस अभी फिलहाल इस पे है, इसके बाद बताऊंगा आपको उसकी जो चीजें मुझे करवानी है, इसके बाद मैं बताता चलूंगा आपको साथ साथ, ठीक है। तो ये अब जब बाद में आप इस क्लास को रिवाइज करने बैठेंगे तो विल यू टेक 60 मिनट्स? नो, आप रिवीजन तो यार 10 मिनट में कर जाएंगे। वो 10 मिनट में रिवीजन कैसे हो जाएगा, क्योंकि यार रिवाइज तो कांसेप्ट करना था ना, ये सब तो पैकिंग मटेरियल था, जो कांसेप्ट आ गया तो पैकिंग मटेरियल की जरूरत थोड़ी आपको, तो आप इन सबको हटा देंगे, आप सिर्फ कांसेप्ट पे फोकस करेंगे, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो यही कम्युनिकेशन में भी है, जब आप बी स्कूल में जाएंगे तो एक प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा, वो पढ़ाते टाइम कुछ आइडियाज हैं जो आपके दिमाग में डालना चाह रहा है, उन आइडियाज को आपके दिमाग में डालने के लिए वो और बहुत सारी चीजें लेकर के आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट क्लास आपको वो सारे आइडियाज, वो सारे की पॉइंट्स दिमाग में आपके अच्छे से आ जाने चाहिए। हाँ, बाकी चीजें नहीं भी आई तो चलेगा। सो अ प्रोफेसर इन द कॉलेज वुड लव फॉर यू टू हैव दिस एबिलिटी एंड दैट इज व्हाई इट इज पार्ट ऑफ द एग्जाम, इसलिए तो पेपर में चेक भी कर रहा है तुम्हारी एबिलिटी, राइट। सो दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स। तो आपको सबसे पहले पैकिंग मटेरियल को पहचानना है कि यार अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई चीज क्या है, वो आइडिया है, ये पैकिंग मटेरियल का हिस्सा है। फिर उसके बाद स्टेप 2 वही, वो आपको लेबल करते जाना है सारे की आइडियाज को। तो ये पकड़ो एक पैराग्राफ और मुझे इसमें से की आइडियाज निकाल करके दो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर इट। हाँ, अब इसमें 2 मिनट आपके पास, की आइडिया निकाल के चैट में डालो। श्रीजीत सब देखते हैं, पहले कर तो ले, लेट्स लर्न टू डू दैट एंड देन आई विल गो एंड टॉक अबाउट इट। जानी सर दिल्ली में डीप ब्रेथ कैसे करें, खतरों के खिलाड़ी हैं भाई हम सब लोग जो दिल्ली में रहते हैं, अपना चलता है। गरिमा क्या समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बताओ, इलैबोरेट करो। बाकी हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो दिखेंगी चीजें, एज आई सेड नो एग्जांपल्स, अभी तक जो मैंने बताया उसमें एग्जांपल्स थे ही नहीं। सो दिस इज समथिंग दैट विल एनेबल यू टू लुक एट इट एंड सी कि हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हम ये कर लें फिर बात करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कहाँ या वो चैलेंज क्यों आ रहा हो सकता है। चलिए, सो काफी टाइम हो गया, अब तो मेरे पास मैसेज थोड़े से कम आए थे तो मैंने ज्यादा इंतजार किया, बट आई थिंक बाय एंड लार्ज ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने आंसर शेयर करने थे कर दिए होंगे। तो अब इसको ना देखो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज इट से, रीड लेबल आइडेंटिफाई। सो रीड सबसे पहले तो आपको पढ़ना है। अब ये जो लेबलिंग है, लेबलिंग का मतलब क्या, कि ये की आइडिया है, कि एग्जांपल है, कि इलैबोरेशन है, कि रीआइटरेशन है, कि रीस्टेटमेंट है, क्या है, ये हम कब कर पाएंगे? ये हम तभी कर पाएंगे व्हेन वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी, ये जो लेबलिंग वाला जो प्रोसेस है, ये लेबलिंग वाला प्रोसेस, इसकी फाउंडेशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। इसकी फाउंडेशन है योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, और कॉम्प्रिहेंशन जो है दिस इज अ स्किल। एंड हाउ डू वी बिकम बेटर एट स्किल्स? स्किल्स डिमांड स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो किसी एक स्किल का लेते हैं अपन एग्जांपल। हाँ, फॉर एग्जांपल सिंगिंग इज अ स्किल, राइट। अब यार मैं चाहता हूं कि मैं ना गाना सीखूं, अच्छा सिंगर बनूं, और तुम ना कोच हो, तुम सिंगिंग सिखाते हो, राइट। अब मैं तुम्हारे पास आया, मैंने आगे बोला यार मेक मी गुड सिंगर, टीच मी हाउ टू सिंग, एंड यू आर एन अमेजिंग ऑसम सिंगिंग कोच, तुम बहुत बढ़िया सिखाते हो। तो तुमने मुझे बताया कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हाँ? और उसके बाद तुमने मुझे बताया कि यार एक कान पूरा रखो और उस पर ये वाला सुर लगाने की प्रैक्टिस करो हर रोज। तो मैंने तुम्हारा सेशन अटेंड करा, सुना, नोट्स भी बनाए, घर पे आकर के मैंने प्रैक्टिस करी नहीं। अगले हफ्ते में फिर पहुंच गया अगले लेक्चर के लिए, मैंने घर पे प्रैक्टिस की नहीं है। डू यू थिंक आई विल बिकम अ गुड सिंगर? डू यू थिंक आई विल बिकम बेटर? गुड तो छोड़ो, विल आई इंप्रूव इन दैट वीक इफ आई डू नॉट कम होम एंड प्रैक्टिस? यस और नो? क्यों? क्या कमी रह गई तुम्हारे सिखाने में जो मैं अच्छा सिंगर नहीं बन रहा हूं? कभी तुम्हारे सिखाने में नहीं थी यार, मुझे प्रैक्टिस करनी थी, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी। अब इसी का एक दूसरा पहलू लूं, लेटर से कि यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे तुम मिलते, है ना, गुरु नहीं है वो। तो मैंने क्या किया, हर रोज कमरे में बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा गाना सुन सुन के उसके बाद में उसको गाया। तुम अगर मुझे गाइड कर रहे होते तो आई कुड हैव बिकम एन अमेजिंग सिंगर, नो डाउट अबाउट इट। उसी वही 3 घंटे और तुम्हारे सीखने के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो बहुत अच्छा बन जाता, पर तुम नहीं हो ना मेरी जिंदगी में सिखाने के लिए। तो भी अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो बेहतर तो हो जाऊंगा ना, 1 महीने बाद आज से तो अच्छा गाऊंगा ना, है ना भाई। अगर मैं आज गाता हूं और तुम्हारे कानों से खून आने लग जाता है तो शायद 3 महीने बाद ऐसा तो नहीं होगा ना, तुम झेल पाओगे ना। दैट्स व्हाट स्किल्स आर। स्किल्स इंप्रूव थ्रू प्रैक्टिस। अगर उस प्रैक्टिस में आपको स्ट्रक्चर मिल जाए, यानी कि कोई बता दे कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो यू मेक रैपिड स्ट्राइड्स, आप बहुत जल्दी काफी अच्छे हो जाते हैं, एफिशिएंट तरीके से आपकी प्रोग्रेस चल रही होती है। तो देखो, अगर कोई गाइड नहीं भी करने वाला, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो भी जब बात स्किल की आएगी तो आप अच्छे होंगे ही होंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अरे तो उसके बाद में तो फिर मुझे गाना सिखाने के लिए आप लता मंगेशकर जी को दोबारा ले आए। प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो बिल्कुल नहीं सीखा जाएगा। भावेश बोल रहा है हाँ सर डांस ही सीख लो, थोड़ा सिंगिंग विंगिंग नहीं होने वाली।
हाँ, तो so you getting the drift? तो ये जो हम बोल रहे हैं ना रीडिंग, ये बहुत हद तक स्किल है, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है स्किल है। यानी कि अगर आज आपको पढ़ने में समझ नहीं आ रही चीजें, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है, यानी कि यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग मोर। अब मैं यहाँ पे एक हल्का सा पॉज ले रहा हूँ समरी से, और इस पे 2 मिनट बात करके आगे बढ़ चलेंगे। बाकी काम आप इस पे आरसी के क्लासेस में कीजिएगा। सो नंबर 1, व्हाट डू आई वांट? आई वांट यू टू रीड। तो मैं चाहता हूं कि आप हर रोज कम से कम 25 मिनट रीडिंग करें। ये 25 मिनट की रीडिंग कैसी होनी चाहिए? ऐसी रीडिंग जो आपको चैलेंज करती हो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यानी कोई ऐसी चीज उठा के पढ़नी है जो आपको 70-80% समझ आ जाती हो, 20-30% ना आती हो। अगर आपने कुछ ऐसा उठाया जो आपको पूरा समझ में आ गया, तो फिर हाउ वुड यू बिकम बेटर एज अ रीडर? हाँ, सो दैट्स यूजलेस फॉर अस। या अगर आपने कोई ऐसी चीज पढ़ी जो बिल्कुल बाउंसर से के ऊपर से निकल गई, तो फिर भी आप एज अ रीडर ग्रो नहीं कर पाएंगे और डिस्करेज होंगे वो अलग। तो नॉर्मली एज अ रिजल्ट हम क्या बोलते हैं? एडिटोरियल्स पढ़ के शुरू करके देखो ना, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स अवेलेबल भी है आपके पास, वहां से शुरुआत करो। अगर वो 70-80% वाले जोन में जा रहे हैं आपके लिए, तो उससे थोड़ा कंटिन्यू करो। तो अगर आपको लगता है कि एडिटोरियल्स तो मुझे सारे समझ में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर वाली चीजों पे चले जाना है ना, वो ध्यान है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्कर, बीबीसी, द इकोनॉमिस्ट, गार्डियन, योन एसेज, उन पे। या अगर आपको लगता है मुझे एडिटोरियल की समझ में नहीं आता, एक से ऊपर नीचे लेकर के कुछ आसान चीजों से पढ़ना शुरू कर देना। तो अपना लेवल तुम्हें पता है, तो उस लेवल के हिसाब से हर रोज अपने लिए एडिक्वेट चैलेंज लेकर के आओगे 25 मिनट हर रोज। ठीक है? ओके, ज़ैड के बाद मैं आर्टिकल के लिंक्स फिर से शेयर करना शुरू कर दूंगा ग्रुप में। तो 4 जनवरी के बाद यू कैन आल्सो गो देयर एंड जॉइन, राइट? सो देखेंगे। अभिषेक, वीआरसी जीमैट इज मोर चैलेंजिंग इन जनरल, यस, बट ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली जीमैट का वीआरसी इज मोर चैलेंजिंग। मैं आपको कैट के कुछ पेपर दिखाऊंगा जो जीमैट के डिफिकल्टी लेवल से भी कहीं ऊपर है इन टर्म्स ऑफ आरसी। क्रिटिकल रीजनिंग में हाँ, जीमैट इज कंसिस्टेंटली अबव, बट व्हेन इट कम्स टू आरसीज देयर हैव बीन इयर्स व्हेन कैट वाज इवन टफर। तो अब ये बात हो गई। तो अब आप में से कुछ लोग जो बोल रहे हैं ये मेरे से हो नहीं रहा, तो सबसे पहले देखो, आर बी इनटू रीडिंग? व्हेन आई रीड इट डू आई अंडरस्टैंड इट? नहीं, अगर समझ में आता तो एक तो रोज पढ़ना शुरू करें, प्लस उसके साथ साथ वोकैबुलरी पे काम करना शुरू करें। अब वोकैबुलरी में क्या करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सब मैं बता दूंगा थोड़े दिनों में, पर तब तक जो पता है वो करो। ठीक है? ओके, उसके अलावा मैं बता दूंगा, वो कैप पे भी डिटेल में बताऊंगा। द डिटेल्ड आंसर, गुड हाई क्वालिटी आंसर रिक्वायर्स 40-50-60 मिनट्स। तो आज की क्लास में नहीं करना, तो आपको वोकैबुलरी पे काम करना है, इसके अलावा आपको हर रोज रीडिंग करनी है, तो आप थोड़े बेहतर होंगे। और रीडिंग करके जब आप समझ गए तो फिर आप पहचान पाएंगे कि इसमें जो सेंटेंसेस या क्लॉजेस दिए हुए हैं उनका काम क्या है। जैसे लेट्स स्टार्ट, हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन। मैंने जैसे ही पढ़ा तो मैं देख रहा हूं भाई ये एक आइडिया है। एक बंदा बोल रहा है हिस्ट्री इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यार ग्रेट स्कोर इन कैट इज कंसिस्टेंसी इन एक्शन, हार्ड वर्क इन एक्शन, यानी कि जब आप हर रोज हार्ड वर्क डालते रहते हैं तो दैट इक्वल्स टू अ ग्रेट स्कोर इन द कैट एग्जाम। ठीक ऐसे ही हिस्ट्री में जो भी कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं है, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, कोई इकोनॉमिक फैक्टर था जिसकी वजह से लोगों ने काम किया और वो काम करते रहे और हिस्ट्री, इतिहास बनता रहा। अब आगे चले, द कॉन्टेस्ट अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, क्लासेस एंड स्पेस फॉर फूड, फ्यूल, मटेरियल एंड इकोनॉमिक पावर। अब ये जो पार्ट है ना, ये पता है क्या है? दिस इज अ रीआइटरेशन ऑफ आइडिया 1। नाउ हाउ डू आई नो दैट? देखो मेरे पास तो मैंने बहुत पढ़ा, मुझे रेडीली दिख रहा है, तुम्हें थोड़ा टाइम लेके दिखेगा। पर एक बात बताओ, तुम्हें से कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं, जैसे मैं आई एम अ साइंस स्टूडेंट, बट तुम्हें से कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना 11th में, 12th में, शायद कॉलेज में। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक्स? हाउ डू यू डिफाइन? वो 11th 12th वाली डेफिनेशन याद करो। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज अमंग वेरियस एक्टर्स। याद है वो? सो इकोनॉमिक्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? इकोनॉमिक्स में किसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं आप? You study the distribution of food, fuel, material, economic power. Economic power भी क्या होता है? Your ability to exercise control over the distribution of food, fuel and material. तो ये पूरे का पूरा पार्ट आपको क्या बता रहा है? वो इकोनॉमिक्स के में कौन से रिसोर्सेज और साथ में वो डिस्ट्रीब्यूट होते किन में, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, क्लासेस और स्टेट्स में। तो यहाँ इकोनॉमिक्स लिखा, यहाँ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दे दी, बात तो सेम ही बोल रहा है ना। हाँ, यहाँ हिस्ट्री लिखा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, तो आपको इसकी हिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है वो भी दिख गई। सो इज सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो इन लैंग्वेजेस अ सिंगल वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं ना। जैसे तुम मुझे इसका मीनिंग बताओ फटाफट, देखते हैं कौन पहले 5 लोग हैं जो मुझे मीनिंग बताते हैं सैंक्शन का। मैं अभी YouTube की चैट पढ़ रहा हूँ, फटाफट लेट्स सी YouTube में कौन है पहले 5 लोग। सैंक्शन का मतलब क्या होता है बताओ, साथ साथ इधर भी देखते रहते। एमएसडी सर भूल गए भाई, क्या भूल गया यार? बता तो। ओके, संकेत says type, Sritik says issue, Shruti says approval, Rishik says ban, prohibition, ban, approval। ओ भाई तुम देख रहे हो क्या हो रहा है यार? ये चल क्या रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं ban, कुछ लोग बोल रहे हैं restriction। तो ये क्या होता है इसका मतलब? अप्रूवल के ban, ये तो ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे आ गए? ऐसे आगे के भाई सैंक्शन के दोनों मीनिंग होते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि द प्रिंसिपल हैज सैंक्शनड माय लीव एप्लीकेशन, तो इस सेंटेंस में इसका मतलब अप्रूवल। बट अगर मैंने आपको ये बोला कि द यूएस हैज इंपोज्ड ट्रेड बैन ऑन वेनेजुएला, ऑन रशिया, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शन। तो क्या है ना, सैंक्शन को जब आप वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अप्रूवल, लेकिन जब इसको नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बैन। तो एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होगा कि मैं आपसे बात करते टाइम एक वर्ड यूज किया एक सेंटेंस में, तो अब मेरे दिमाग में उस वर्ड का एक मीनिंग था, तुमने सुना और दूसरा मीनिंग लगा दिया, तो उससे डिस्टॉर्शन हो गई ना, कम्युनिकेशन गैप आ गया। और मैं क्या चाहता हूं यार, तुम मिस इंटरप्रेट ना करो, गलत ना समझो। तो मैं जब भी ऐसा होगा, मुझे लगेगा ऐसा हो सकता है, मैं अपने टर्म्स डिफाइन कर दूंगा, तो एग्जैक्ट सेम चीज बोलिए, बस डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स बोल करके। तो पूरे पहले सेंटेंस में ये आइडिया था, यहां से यहां तक वाला आपका पैकिंग मटेरियल था। आगे चले, ये क्या है? ये पूरा सेंटेंस क्या बताता है कि अरे आसपास दुनिया में देखो, तुम पॉलिटिकल फॉर्म्स उठाओ, तुम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उठाओ, तुम कल्चरल क्रिएशन देखो, सब के सब इकोनॉमिक रियलिटी से ही आते हैं। यानी कि हिस्ट्री में तो पास्ट में जो हुआ सब कुछ आ गया, अब पास्ट में कुछ खास तरह के पॉलिटिकल फॉर्म्स डेवलप हुए, कुछ खास तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, कुछ खास तरह की कल्चरल क्रिएशन बनाई गई। जैसे कल्चरल क्रिएशन में किस तरह की चीजें आती है? पेंटिंग्स, बुक्स, सॉन्ग्स, मूवीज, है ना। अब मूवीज कैसी बनाई जाती है? जो प्रॉफिटेबल हो, जो ज्यादा लोग देखने आए, है ना। मैं जब बड़ा हो रहा था ना, तो एक ही चैनल था टीवी पे, दूरदर्शन। कोई कंपटीशन नहीं, उनका जो मन होता था वही बनाते थे भाई। और उस टाइम कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल फोन्स नहीं। अब मजबूरी है, बंदा बोर हो रहा है, किताब पढ़ेगा, नहीं तो फिर जो आ रहा है देखेगा। वो कृषि दर्शन पे आलू उगाने के तरीके बताते थे, मैं पढ़ता था, मुझे पता नहीं क्यों, मैं देखता था, मुझे पता नहीं क्यों आते मुझे। अरे बट फिर उसके बाद क्या हुआ, सैटेलाइट टीवी आया। सैटेलाइट टीवी जब आया तो ऐसा माइंड ब्लोइंग कंटेंट देखा ना मैंने कि मजा ही आ गया। लेकिन फिर सैटेलाइट टीवी में हुई एक इन्वेंशन जिसको बोलते हैं टीआरपी, जिससे ये पता चलता था कि कौन सा शो कितने लोग देख रहे हैं। जो शो ज्यादा लोग देख रहे होते थे उसमें एडवर्टाइजमेंट देने के ज्यादा पैसे मिलते थे। तो जब वो हुआ तो लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया, अभी जो ज्यादा देखा जा रहा है वही बनाओ। तो आजकल जब मैं टीवी सीरियल देखता हूं तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग सास बहू के झगड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, भूत प्रेत, इच्छाधारी नागिन, इस तरह की चीजें देख रहे हैं, शायद वही बनाई जा रही है। तो वो जो पैसा यार इकोनॉमिक डिसाइड करके क्या बन रहा है, वही सब, ये भी वही। तो ये एक तरह से हिस्ट्री इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स इन एक्शन का एक सबसेट हो गया ना। इसमें आपने हिस्ट्री के स्पेसिफिक एलिमेंट्स बताने शुरू कर दिए, तो एक तरह से इसको हम बोल देंगे ये हो गई डिटेल, यानी कि इलैबोरेशन।
उसके बाद अगला सेंटेंस, इसमें भी देखो क्या बात की जा रही है। दिस टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी। बोला सोसाइटी में तुम कोई चेंज देख लो, ये सारे चेंजेस पास्ट के हैं, यानी कि हिस्ट्री है, वो सारे के सारे चेंजेस ऑल ऑफ देम आर बीइंग ट्रेस्ड बैक टू व्हाट? दे आर बीइंग ट्रेस्ड बैक टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले थी अग्रेरियन इकोनॉमी, खेती करते थे लोग। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीन आ गई, यानी पैसा कमाने का तरीका बदला, यानी कि जैसे इकोनॉमी में बदलाव आया, समाज में बदलाव आया, तो यहां पे बहुत सारी स्पेसिफिक डिटेल्स, राइट? सो दिस इज आल्सो इलैबोरेशन ऑफ आइडिया 1। तो ये आइडिया था, ये उसकी रीआइटरेशन, ये उसकी इलैबोरेशन, ये उसकी इलैबोरेशन, तो ये तो सारा पैकिंग मटेरियल हो गया यार अपने पास। आगे चलें। द आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज इन दीज मूवमेंट्स वर इफेक्ट्स नॉट कॉजेस। तो देखो व्हेन यू से दीज मूवमेंट्स, तो हम ये सब मूवमेंट्स है ना, कोई एक चीज उठा लेते हैं, जैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा फेमिनिज्म क्या होता है ना, women were unjustly suppressed in the past and there are people who say that hey, women are equal to men, they should not be discriminated against. That viewpoint in a simplified manner is feminism. तो कोई तो आया होगा ना जिसने आवाज उठाई होगी पहले women rights के लिए, women equality के लिए, है ना, जिसकी वजह से बदलाव आया। तो हम नॉर्मली क्या मान करके चलते हैं, the person who started this movement, that person was the reason behind that change in the society। जैसे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में आपको मुझे बताया गया था कि वो सती प्रथा, राजा राममोहन राय, तो हम मान के चलते हैं that person was the cause। लेकिन author of this paragraph is saying something completely different। He is telling us that ना, ये जो outstanding personalities हैं मूवमेंट्स में, ये causes वॉजेस नहीं थे भाई, ये लोग तो खुद इफेक्ट थे। They were effects, not causes। यानी कि ये लोग भी इकोनॉमिक रियलिटी की वजह से ही पैदा हुए थे। देखो कार्ल मार्क्स ने आवाज उठाई कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, फैक्ट्री ओनर्स के अगेंस्ट, और बोला कि ये वर्कर्स को दबाते हैं, कुचलते हैं, और हम बोलते हैं कार्ल मार्क्स की वजह से वो सारे आइडियाज, मार्क्सिज्म आया, है ना। लेकिन ये ऑथर बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स एक ऐसे टाइम में पैदा हुआ जहां उसके आसपास उसने देखा फैक्ट्री ओनर्स को, वर्कर्स को सप्रेस करते हुए, तभी तो उसके दिमाग में आइडियाज आए। अगर वो हो ही नहीं रहा था तो इसके दिमाग में आइडिया आते कैसे? और चलो आ भी जाते तो फिर सुनता ही कौन? भाई तुम आज मेरी बात इसलिए सुन रहे हो कि तुम्हें कैट की तैयारी करनी है। जिसको कैट की तैयारी करनी नहीं है उसको इससे क्या लेना देना? वो सुनेगा, इस नहीं सुनेगा, इधर से निकालेगा, है कि नहीं? हाँ, तो बोला ये बंदे भी जो थे, दे वर आल्सो शेप्ड बाय इकोनॉमिक रियलिटीज। तो ये एक नई बात, ये एक नया आइडिया हमें यहाँ पे मिला। तो दैट्स योर आइडिया 2। और उसके बाद Agamemnon, Achilles, Hector would never have been heard of। अब ये लोग कौन है? तो आपको पता है वो ग्रीक मिथोलॉजी है एक, है ना, स्टोरी। आपने वो ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी पढ़ी स्कूल में? ट्रोजन वॉर, ट्रोजन हॉर्स, वो एक कंट्री, दो कंट्री की फाइट चल रही थी, एक कंट्री वाले अपनी आर्मी रिट्रीट कर गए, लेकिन वहां पे बड़ा सा घोड़ा गिफ्ट में बाहर छोड़ गए, वो घोड़ा अंदर ले गए, फिर रात में उसमें से सैनिकों ने निकल के दरवाजा खोल दिया, वो आर्मी वापस आ गई। तो ये ना ग्रीक मिथोलॉजी में, एंशिएंट ग्रीक स्टोरीज में हमको एक स्टोरी मिलती है, ट्रोजन वॉर की स्टोरी। हाँ, ये हिंदी में इस पे मूवी भी बनाई थी, एक मूवी, सॉरी इंग्लिश में इस पे मूवी बनाई थी ट्रॉय, हिंदी में उसे डब भी किया गया था, हिंदी में डब करके आई थी मोहब्बत की जंग नाम से, ब्रैड पिट है इसमें, देखिए, याद है? तो ये सारे ना वहां वाले कैरेक्टर्स हैं उस टाइम के, कि वो एक कंट्री थी ट्रॉय, ट्रॉय में दो प्रिंस थे, एक तो किंग था प्रियम, उसका एक बड़ा बेटा था हेक्टर, एक बेटा था पेरिस। हाँ, वो एक कंट्री थी स्पार्टा, व्हिच वाज रूल्ड बाय अ पर्सन, जिसकी बीवी को पेरिस भाई साहब वापस लेकर के आ गए, तो वो नाराज हो गए, वो अपने बड़े भाई अगामेम्नॉन के पास गए, बोला यार मुझे इनसे बदला लेना है। तो इसने और लोगों के साथ मिलकर, जिनमें अकीलीस भी एक था, बहुत बहुत कंडेंस्ड वर्जन दे रहा हूं मैं तुमको, नहीं तो नई डायरेक्शन ले जाइए क्लास। इन्होंने मिलकर के वो स्टोरी बोलती है, इन्होंने मिलकर के अटैक किया ट्रॉय पे, क्योंकि इनको चाहिए था बदला, क्योंकि वो ले गए थे हेलेन को, वो स्पार्टा वाले किंग की बीवी को पेरिस भाई साहब साथ ले गए थे। ये ऑथर बोल रहा है ऐसा कुछ ना है, वो इसलिए लड़े क्योंकि इन लोगों को चाहिए था कमर्शियल कंट्रोल ऑफ डार्डेनलीज। डार्डेनलीज द नेम ऑफ अ कनाल, जैसे सुएज कनाल, पनामा कनाल होती है ना, ऐसी एक कनाल है। ट्रॉय के पास इसका कंट्रोल था, उसकी वजह से देवर रिच पावरफुल, ध्यान ना, सारे बंदरगाह वाले नेशन पुराने टाइम में, स्ट्रॉन्ग नेवी वाले नेशन सबसे पावरफुल होते थे, तो इनको ये चाहिए था। अब उसके लिए ट्रॉय पे करना था अटैक। अब ट्रॉय पे अगर अटैक करना है तो अब आज का जमाना तो था नहीं यूएस जैसा कि मिसाइलें डाल दो, नहीं यार, लोगों को ले जाकर अटैक करना पड़ता था, और वो लोग फिर मारे भी जाते थे। अब कोई भी आदमी, यार सोचो, अगर एक राजा, तुम और मैं प्रजा है, हमारे पास आकर के बोलता है अपन जाएंगे दूसरी कंट्री पे करेंगे अटैक, उससे ना मुझे फायदा होगा, हाँ तुम मर सकते हो, लेकिन तो यार तुम्हारे में बेवकूफ है, हम जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो हमें बेवकूफ बनाना पड़ता है। तो पुराने टाइम में क्या था, किंग वाज कंसीडर्ड द फादर, तो किंग की वाइफ क्या हो गई मदर, तो लाइक देखो हेलेन को ले गया, तो हेलेन माता के लिए लड़ना, तो बेवकूफ बनाना पड़ता था भाई, प्रोपेगेंडा चलाना पड़ता था, तो लोग जाते थे। तो ऑथर ये बोल रहा है खाली प्रोपेगेंडा था, तो ये सारी चीज क्या हुई, ये एक एग्जांपल हो गया। और लेकिन इसी में जो लास्ट पार्ट है, दो सटल ग्रीक्स न्यू हाउ टू कवर नेकेड इकोनॉमिक ट्रूथ विद द फिग लीफ ऑफ अ फेस। उन लोगों को, इन ग्रीक्स को पता था कि कैसे सच्चाई को ढका जाए कोई किसी कहानी से। हाँ, मैं इसमें और डिटेल में जा सकता हूं, जानबूझ के जाने का, बट उनको आता था कैसे ढकते हैं। पर इस पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में क्या सिर्फ ग्रीक्स ने काम किया पास्ट में? नहीं, ऑथर के हिसाब से काम तो होता ही रहा है। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल, तो यहां से जनरलाइज्ड पॉइंट ले सकते हैं हम एक और, कि वो पास्ट में नेकेड इकोनॉमिक ट्रूथ हैज बीन कवर्ड यूजिंग सम स्टोरी और द अदर। तो अगर आप मुझसे पूछते की आइडियाज, तो यहां पे ये 3 की आइडियाज थे, ठीक है? मुझसे अगर पूछेंगे तो यहां पे 3 की आइडियाज आपको मिलेंगे, राइट? अब मैं मैसेज देख रहा हूं, कुछ लोगों ने बोला ऊपर से जा रहा है, अब तुम ना मुझे स्पेसिफिक पार्ट बताओ। ये रहा पैराग्राफ, ये रहे लाइंस, तुम मुझे बताओ इस लाइन नंबर में ये चीज भाई मेरे को नहीं समझ में आ रही है, मेरे को बताओ, मैं बताता हूं ना। तो तुम देखो कुछ नई चीजें हैं, कुछ नए आइडियाज हैं, बाकी उन आइडियाज का पैकिंग मटेरियल आ रहा है यहाँ पे। हादिम says everything, संकेत says all। यार मैं आई वुड लव टू डू दैट, लेकिन एक काम करते हैं, वो ना यहां नहीं करते, ठीक है? यहां सबको इसकी जरूरत नहीं है शायद, राइट? पर हादिम बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं समझ में आया, ओके यहां पे करूंगा ना, तो एक पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझाने के लिए यार 35-40 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आई अंडरस्टैंड, आई गेट यू, आई विल एक्सप्लेन, बट उसको ना एडिशनल सेशन की तरह ले लेंगे। मैं इसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल पूरा बना करके एक वीडियो तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। लाइव आना चाहो तो अपन ग्रुप में आ जाना, मैं बता देता हूं ग्रुप में कैसे, ग्रुप तक कैसे आना है। जूम सेशन में बैठ जाओ, 2 वे ऑडियो वीडियो लेकर के अपन बात कर लेंगे, ठीक है? सो 9 to 14 देखो, ये ऑथर ये बोल रहा है कि ग्रीक मिथोलॉजी में हमने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें बताया गया कि ग्रीक्स ने ट्रॉय को किया अटैक। अटैक का रीजन क्या था? ट्रॉय वाले लोग उनकी क्वीन हेलेन को सेड्यूस करके साथ ले गए। तो सेड्यूस एक ही बंदे ने किया, पेरिस, उसका नाम पेरिस था, ठीक है? यहाँ पे नहीं लिखा, मुझे स्टोरी पता है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपने लोगों को ये बोला कि हम अटैक कर रहे हैं इनको, क्योंकि हेलेन को ले गए। और हेलेन जो थी वो सपोजिटली बहुत सुंदर थी, फेयर देन द इवनिंग एयर क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ 1000 स्टार्स। यानी कि आप अगर आसमान देखें जिस पे हजारों तारे चमक रहे हो, तो दिल को कितना सुकून, कितनी खुशी मिलती है ना? हेलेन को देखने को उससे ज्यादा सुकून, उससे ज्यादा खुशी मिलती थी। अब मुझे तो समझ भी नहीं आता, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे आसमान में तारे नहीं दिखते हैं, हमें आसमान भी नहीं दिखता। वो सिर्फ कोविड टाइम पे हुआ था कि मुझे पता चला था कि आसमान नीला होता है और हमारे यहाँ से कुतुब मीनार दिख सकती है, और कुछ कुछ लोगों को तो आईफिल टावर तक दिख गया था इधर से, राइट? तो अपने को समझ में नहीं आ रहा, बोला यही कवि ने यहाँ पे। तो उन्होंने अपने लोगों को ये बोला, लेकिन ये पैराग्राफ का ऑथर बोल रहा है वो बेवकूफ बना रहे थे स्टोरी के थ्रू। उनको चाहिए था डार्डेनलीज का कंट्रोल। एक कनाल थी, है ना, वो कनाल इज अ वाटरवे, है ना, पानी को सुएज कनाल नहीं है जहां से जहाज होकर निकलते हैं।
तो ट्रॉय वाज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ दैट कनाल। उनको चाहिए था वो कंट्रोल, इसलिए वो जगह स्ट्रेटेजिक थी, उनको इसलिए वो जगह चाहिए थी। बट अब लोगों को अगर जाके बोले किंग कि मेरा फायदा होगा तुम्हारे मरने से, तो लोग शायद नहीं जाए, तो बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। सो आई होप मैंने सफिशिएंट बता दिया कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, बट उसके बाद भी एज आई सेड मेरी गारंटी है तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। और ये तो तुम बोल रहे हो तुम्हें 9 से 14 समझ नहीं आया, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, समझ तो तुम्हें ये भी नहीं आया हुआ है ये लेकिन बाद में देखेंगे। तो यू गेट इट। तो अब अगर आप ये की आइडियाज नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है। एज आई सेड इसकी फाउंडेशन क्या है, स्किल। और आज कौन सी क्लास है, क्लास नंबर 1। तो तुम क्लास नंबर 1 में स्किल लेकर के आए हो तो क्या ही बात है। तुम में से कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी रीडिंग में गुजरी है, लेकिन ऐसे लोग 2-3-4% से ज्यादा नहीं होंगे, बाकी सब लोग सेम बोट में भाई, नहीं पढ़ी हमने जिंदगी में किताबें। तो आज से पढ़ना शुरू करना है, और वहां जो दिक्कत आए पढ़ने में, जहां अटको, जहां लगे यार मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, फॉर व्हाटएवर रीजन, टॉक टू मी, आई हेल्प यू गेट अनस्टक। ठीक है, भूमिका बाद में करते हैं इसको, हाँ फिगर वगैरह सब देख लेंगे। एज आई सेड वो बता देंगे, या मैं ग्रुप में एक टेलीग्राम ग्रुप है अपना, मैं वहां शेयर कर दूंगा, अपन बैठ जाएंगे इसी पैराग्राफ को लेकर, समझा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, टेलर स्विफ्ट है स्टोरी नेम ओके। तो हमें ये लेबल करना आना चाहिए, हमें दिखना चाहिए। उसके बाद किसी ने मेरे से पूछा था थोड़ी देर पहले कि यार ये करेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन पेपर में ध्यान रखना कि हमको समरी लिखनी थोड़ी ना, ये तो हम अपना स्किल डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। आज पेपर में यू गेट अ पैराग्राफ फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस, और जहां आंसर चॉइसेस आ गई वहां पे भी स्टार्ट यूजिंग द एलिमिनेशन अप्रोच। हम खुद से कुछ नहीं लिखेंगे, हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन पे जाएंगे और उनको एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे, जो गलत है वो हटाते जाओ। और वो गलत सही का बेसिस क्या है, हमारा गलत सही का बेसिस है ये 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज, योर आंसर चॉइस कैन कंटेन अ डिस्टॉर्शन। तो फटाफट बताओ, रौनक से पैराग्राफ का कंटेक्स्ट ही समझ नहीं आता, दैट्स ओके रौनक, ये आज इसमें सिर्फ एक चीज साथ में लगा लो, और वो है कि मुझे आज ये समझ नहीं आता। आज नहीं आता, वो कैसे समझना है, उसके लिए क्या क्या करना है वो मैं बता दूंगा यार, चिंता मत कर, बस वो अपन सब देख लेंगे। तो डिस्टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्ट कर देना, घुमा देना, जो कहा गया उसे तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना। तो अब आप किस चीज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, किस चीज को तोड़ मरोड़ सकते हैं? 3 चीजों को। सबसे पहली चीज, कुछ फैक्ट्स हैं जो पैराग्राफ में दिए गए, आप उन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। जैसे भाई आपसे कल किसी ने पूछा इस क्लास के बारे में, इस क्लास में हमने किस चीज पे काम किया, बेस्ट समरी ऑफ द पैराग्राफ, पर आपने उसको बताया कि मेरे क्लास में पैरा जंबल्स पे काम, तो डिस्टॉर्शन हो गई ना, छेड़छाड़ हो गई ना। तो कोई फैक्ट दिया गया, लेट से आपने एक पैराग्राफ पढ़ा जिसमें बताया गया कि 2016 में इन 2 कंट्रीज ने ट्रीटी साइन की, समरी में उसने लिख दिया 2018 में इन 2 कंट्रीज ने ट्रीटी साइन की, तो फैक्चुअल डिस्टॉर्शन हो गई ना, छेड़छाड़ आ गई वहां पे, राइट। सो यू गेट दैट, सो देयर यू। अब दूसरी चीज क्या डिस्टॉर्ट की जा सकती है, मेन आइडिया। अब टेक अ पॉज और ध्यान से मेरी बात सुनना। एक तीसरी चीज जो डिस्टॉर्ट होती है वो टोन, राइट। तो फैक्चुअल डिस्टॉर्शन तो बहुत ही आसान है ना, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लो, रीड दिस एंड देन आई विल आस्क यू समथिंग। ओके, यहां पे स्ट्रेन का मतलब है टाइप्स, वैरायटीज, सिंपलीफाई कर रहा हूं। ठीक, अब इमेजिन करो इस पैराग्राफ के बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन में समरी में ये पॉइंट मेंशन्ड है, तो बताओ इज इट ओके टू से दिस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पैराग्राफ। अब ग्रुप सब बता देंगे यार, कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा, वो सब ऑपरेशनल डिटेल्स है। सबसे आसान काम है ग्रुप ज्वाइन करना, जो चैलेंजिंग काम है जिसके लिए आप हमें मिल रहे हैं उस पर फोकस बनाए रखें। वो भी बताता हूं, सब बताऊंगा। सो इज इट ओके? नो। व्हाई इज इट नॉट ओके? इट इज नॉट ओके बिकॉज पैराग्राफ में इन 2 चीजों के बारे में बताया गया, ये भी बोला गया कि इनको यूज किया जाता है, बट पैराग्राफ में ये थोड़ी बोला कि दे आर द बेस्ट अवेलेबल, है ना। तो ये डिस्टॉर्शन हो गई ना, छेड़छाड़ हो गई इंफॉर्मेशन के साथ। हाँ, ये यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं, मतलब ये नहीं कि बेस्ट है। हाँ, ज्यादातर जगह पे इलेक्ट्रिकल वायर्स में कॉपर यूज किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर जो है उसके ऊपर वाले महंगे वाले सिल्वर गोल्ड टाइप के मेटल्स हैं, महंगे इतने यूज नहीं करते, राइट। तो ये हो गया अपना। फिर अब आते हैं मेन आइडिया पे। तो देखो, अब किस चीज को बिल्कुल दिमाग में रख लो कि पैराग्राफ और समरी दोनों को पढ़ने से दिमाग में मेन आइडिया एकदम सेम जाना चाहिए। जैसे हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था, इसमें 3 की आइडियाज थे, उसमें भी मेन आइडिया क्या था कि हिस्ट्री इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन। तो भाई आप पैराग्राफ पढ़ें या कि आप समरी पढ़ें, दोनों में दिमाग में यही जाना चाहिए। अगर समरी पढ़ के मेन आइडिया ये मिल रहा है कि भाई ग्रीक्स बड़े शार्प लोग थे जो लोगों को बेवकूफ बना लेते थे, तो गलत है, मेन आइडिया चेंज हो गया। तो मेन आइडिया चेंज नहीं हो सकता। और तीसरी चीज, डिस्टॉर्शन ऑफ टोन। तो अब मुझे आपको बताना है टोन क्या होता है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें देखा एक दिन और तुमको मैंने देख के बोला ओह माय डियर फ्रेंड। फिर मैंने एक और बंदे को देखा, उसको देख के मैंने बोला माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। यार मैंने दोनों को बात तो सेम ही बोली है ना, एग्जैक्ट सेम 3 शब्दों का प्रयोग, बट क्या मैंने बात सेम बोली? सेम सेम बट डिफरेंट। तो जब हम बात करते हैं ना एक दूसरे से, तो इसमें 2 चीजें होती है, एक तो क्या कहा गया, व्हाट वाज सेड। सो देयर आर 2 थिंग्स इन अ मैसेज, व्हाट वाज सेड एंड हाउ इट वाज सेड। क्या कहा गया और कैसे कहा गया, वो लहजा बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सो जब मैंने तुमको देख के बोला माय डियर फ्रेंड, आई एम बीइंग फ्रेंडली एंथुसियास्टिक, जब मैं बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, मैं कहने को बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड, बट मैं फ्रेंडली थोड़ी हो रहा हूं, है ना। तो ये जब भी हम कोई चीज बोलते हैं, उसको बोलते समय उस चीज को लेकर के हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, उसे बोलते हैं हमारी टोन, हमारा लहजा, राइट। अब बोलने में आपको ऑब्वियसली साउंड में दिख रहा है लहजा, लिखने में भी वो टोन कैप्चर होती है बाय वर्ड्स, राइट। अब जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं तो मैं बोल सकता हूं यार आई डोंट लाइक इट, मैं भी बोल सकता हूं आई हेट इट। तो आप देख रहे हैं आई डोंट लाइक इट, आई हेट इट में हेटरेड में वो नेगेटिव इमोशन बढ़ गई ना, टोन चेंज हो गई ना। तो आपका जो पैराग्राफ है उसमें जो दिया गया है और आपकी जो समरी आंसर चॉइस में दी गई, उन दोनों में टोन सेम होनी चाहिए। अगर टोन से छेड़छाड़ कर दी गई तो गड़बड़ है। और ये
बहुत स्किल्ड लोग, बहुत अडेप्ट लोग, एडवांस लेवल के लोग ही फिगर आउट कर पाते हैं। इमेजिन भाई, एक दिन क्या हुआ, तुम्हारी और मेरी एक कॉमन दोस्त है, राइट? इसको क्या बुलाएं? द लास्ट नेम दैट आई सी इन द चैट इज दीपाली। तो भाई दीपाली हमारी कॉमन दोस्त है, दीपाली। ये चलो, दीपाली ने एक दिन तुम्हें और मुझे, हम दोनों को इनवाइट किया अपने घर पे पार्टी में। अब तुम और मैं पड़ोसी, तो एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते जब मैं पार्टी के लिए घर से निकला तो मैंने तुम्हें फोन किया, पूछा लेट्स गो, एंड यू सेड नो आई कांट गो। आई सेड यार व्हाई कांट यू गो, इट्स अ पार्टी आफ्टर ऑल, लेट्स गो। लाइक यार आई हैव गेस्ट्स कमिंग ओवर एट माय प्लेस, आई कांट गो रियली। सो मैंने तुम्हें बोला भाई घर वालों से बात कर ले, गेस्ट वो हैंडल कर लेंगे, चल। तुमने बोला मैंने वो भी करके देखा, बट देन दे सेड दैट यू आर इंडिस्पोजेबल टुडे, तुम्हारे बिना नहीं चल रहा, तो तुम यहीं हो। तो ठीक है, मैं चला गया पार्टी में। पार्टी में जाके दीपाली ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा कि तुम क्यों नहीं हो पार्टी में, व्हाई आरंट यू देयर। अब मैंने दीपाली को पता क्या बोला, मैंने उसको बोला अरे आई आस्क्ड हिम, उसने बोला उसके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, वो नहीं आ रहा तेरी पार्टी में। अब देखो मैंने क्या किया, उसके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, वो नहीं आ रहा तेरी पार्टी में। अब मैंने जिस तरीके से दीपाली को ये बात बताई, इसके बाद दीपाली तुम्हें अगली पार्टी में तो इनवाइट नहीं करने वाली है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दी टोन के साथ छेड़छाड़। तुम जिस तरीके से तुमने मुझे बताया था पार्टी में ना जाने का रीजन, उसमें इमोशन और एटीट्यूड देखो, बस तुम जाना चाहते थे, तुमने कोशिश की, तुम जा नहीं पाए। वर्सेस मैंने ऐसे बताया जैसे कि तुम्हारे मन में एटीट्यूड क्या था कि दीपाली की पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। और ये टोन वाली छेड़छाड़ ऐसे एडवांस्ड लोगों के, ऐसे एडवांस्ड काम है कि मतलब किसी और पार्टी में किसी दिन तुम दोनों ने मिलकर के अगर मुझे पकड़ भी लिया ना, वो तूने क्या बोला दीपाली को, ये मुझे बुला ही नहीं रही पार्टी में, तो मैं ना एकदम शेमलेसली तुम दोनों की आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूं, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोलूंगा तेरे से बात हुई थी, तूने क्या बोला, तेरे घर पे गेस्ट है इसलिए नहीं आ पाया, दीपाली को देखो, दीपाली यही बोला था ना, है ना, तो क्या मेरे में क्यों। तो ये टोन भाई साहब, टोन ये नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गई तो मतलब ऑप्शन में प्रॉब्लम है। तो आपको इन तीन चीजों की अगर कहीं डिस्टॉर्शन दिखे तो लिख लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए कि इसमें प्रॉब्लम है। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूं, आपके ज्यादातर सवाल मैं आपको आंसर चॉइसेस में इश्यूज दिखेंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब डिस्टॉर्शन के बाद दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, आपको देखिए एडिशन और डिलीशन। एडिशन मतलब क्या समरी में कोई ऐसी चीज मेंशन कर दी गई है जो पैराग्राफ में है ही नहीं, अगर ऐसा है तो एडिशन। कोई बोला मैनिपुलेशन के बाद को सर हाँ भाई यार मेरे को ये काम आता है, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर कोई दो लोग आपस में डेट कर रहे हैं और मुझे उनमें से किसी एक को डेट करना है तो बस मुझे इतना मौका दे दो कि मैं एक बंदे के बाद दूसरे तक पहुंचा पाऊं, मैं लड़ाई तो मैं करवाई दूंगा उसके बाद, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। अब नहीं बनाते ऐसी चीजें। तो एडिशन यानी कि कोई ऐसी चीज डाल देना जो पैराग्राफ में थी ही नहीं। और डिलीशन मतलब क्या, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये बहुत क्रिटिकल नहीं है कैट के हिसाब से, बट जब सवाल डिफिकल्ट हो जाएंगे तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। डिलीशन में क्या है कि मेरे पैराग्राफ में देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ की आइडियाज। फॉर एग्जांपल हमारा मुश्किल पैराग्राफ ट्रॉय हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इन एक्शन, हमने उसमें देखे थे 3 की आइडियाज, राइट। अब 2 आंसर चॉइसेस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, राइट। लेकिन ऑप्शन ए मुझे तीनों के तीनों की आइडियाज दे रहा है, ऑप्शन बी मुझे इन 3 में से 2 की आइडियाज दे रहा है। तो अब कौन सा ऑप्शन बेहतर हो गया, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी सफर्स फ्रॉम डिलीशन। इन द पैराग्राफ वी हैड 3 की आइडियाज, ऑप्शन बी डिलीटेड वन ऑफ दोस 3 की आइडियाज, वो मिस कर गया उसको, वो सेंसर कर गया उसको, राइट। सो दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स। तो एडिशन डिलीशन, बस इससे आपके सारे सवाल यहां पे हो जाएंगे सॉल्व। कैट में आज तक इसके आगे जाने की जरूरत पड़ी नहीं हमें, बट जस्ट इन केस पेपर में शरारत बहुत होती है, उसके बाद भी कई बार क्या पता फंसाए। थ्योरेटिकली एक बार तरीका पॉसिबल है, क्या 2 ऐसे आंसर बना सकता हूं मैं जिनमें दोनों में ना कोई डिस्टॉर्शन, ना कोई एडिशन, ना कोई डिलीशन। अब क्या, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाए जब 2 ऑप्शंस में सब सही है, तो एज अ टाई ब्रेक एंड ओनली एज अ टाई ब्रेक हम इसको यूज करेंगे, और वो है दिस थर्ड पार्ट। अच्छा डिलीशन तो मैंने बताई दी आपको, तो यू कुड रिकॉल दैट, है ना। एडिशन का तो मैंने एग्जांपल्स डाले यार, अच्छा बताओ तुम इसको पढ़ो, फिर ये तुमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले वो पैराग्राफ, वो बेस्ट वाला, हाँ इसकी समरी में अगर ये डाल दिया तो आप चेक करो, ये पूरे पैराग्राफ में कहीं है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है। अंकित अभी स्पीड की चिंता मत कर, ठीक है, अभी स्पीड की चिंता मत कर, अभी जो कर रहे हैं उसको कर। मैं YouTube पे एक प्री फाउंडेशन क्लास लेगा जिसमें स्पीड रीडिंग के बारे में बताने वाला हूं। पहले तो क्लास कल लेनी है, कल 24 को लेने का प्लान था, लेकिन हो सकता है कल कैट का रिजल्ट आ जाए, तो कल वाला दिन मैंने खाली रख दिया इसलिए, बट वो जल्दी लूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एडिशन होता है। और फाइनली ऑफ कोर्स एज अ टाई ब्रेक आप क्या यूज करेंगे, कंसाइजनेस। अगर 2 ऑप्शंस में सब सेम है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर आप सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी आंसर चॉइस ज्यादा कंसाइज है। कंसाइज मतलब कम शब्दों में अपनी बात कहती है, हाँ कंसाइज मतलब पिथी, सक्सिंक्ट, कम शब्दों में बात कहना। तो एक समरी के लिए कम शब्दों में सारी बात बताना इज अ डिजायरेबल क्वालिटी, एंड देयरफॉर in case there is nothing else wrong in those 2 options, we pick up the one which is more concise, we choose the option जो छोटा है, सिर्फ इस केस में आकर के, ठीक है। तो देखिए वो ये 3 चीज हो गई अपनी, काम खत्म, राइट। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर ली जाए, प्रैक्टिस के थ्रू इन तीनों चीजों को दिखाते भी रहेंगे। तो सबसे पहले एक वार्म अप सवाल, ये रहा पैराग्राफ, आराम से पढ़ो, अगले पेज पे तुम्हारे पास ये पैराग्राफ भी होगा और ऑप्शंस भी होंगे। ये वार्म अप वाला सवाल है, ये कन्वेंशनल समरी वाला सवाल नहीं है, तो 30 सेकंड है तुम्हारे पास, इसे पढ़ लो एंड देन आई विल स्विच यू ओवर टू द नेक्स्ट पेज। हाँ इसीलिए वो लगा कि कल आ जाएगा, तो इसलिए ना YouTube चैनल खाली छोड़ दिया जरा। पूजा बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे सेड भाई कोई चीज मिस नहीं होने देंगे। शुभ, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है सर, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। सताक्षी, दैट इज व्हाई आई सेड दैट वी यूज इट ओनली एज अ टाई ब्रेक, ओके। सो वी यूज इट ओनली व्हेन देयर इज नथिंग एल्स रॉन्ग इन दोस 2 ऑप्शंस। अमूल्य, वो कल वाले वीडियो में ना कल YouTube का सर्वर डाउन हो गया था। चलिए तो ये आपका सवाल, दोज ऑफ यू हु आर ऑन द ऐप, आपके स्क्रीन पे एक पोल आ जाएगा थोड़ी देर में, आप उस पोल पे ए बी सी या डी चूज कीजिएगा। जो YouTube पे है आप चैट में अपना आंसर ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। शुभ, अभी के लिए रीडिंग शुरू करो, रीडिंग, ओके। ऑल द हाउ टूज विल वर्क ओनली व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग इन द एफर्ट। हाँ जी मेरे YouTube वाले बच्चे। अतन से सर गिव कैट 25 ना, आई डू हैव वन क्वेश्चन ऑफ कैट 25 टू। एक सवाल तो है, पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे अलग बात, पर सवाल तो है भाई। ओके सो आई एम गेटिंग डी ऑन YouTube। और रचित एक ही बार दे दे भाई आंसर, कितनी बार देगा, 5 बार तो तेरा 6 7। रचित अगर डेमोक्रेसी में होता तो ये मल्टीपल वोट डालने वाला नहीं होता। ओके तो देखिए इधर क्या मार्क किया आपने,
अरे मुझे पहले बताना तो पड़ेगा सही आंसर क्या है। ऑलराइट, सो काफी सारे लोग ए और डी चूज किया, काफी सारे लोगों ने, या डी सही था मुझे भी पता नहीं, देखना पड़ेगा अपने को। मेरे हिसाब से बी सही था, तो आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। वन ऑफ आवर मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इज व्हाट वी कॉल डिसिप्लिन एंड इट इज रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। ये सेंटेंस पढ़ते तुमको लगा हुआ ये तो अपने को पता है ना, कितनी मुश्किल होती है डिसिप्लिन में। तो यू सी सोसाइटी फील्स दैट इट मस्ट कंट्रोल और डिसिप्लिन द सिटीजन, शेप हिज माइंड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिलीजियस, सोशल, मोरल एंड इकोनॉमिक पैटर्न्स। तो यहाँ पे डिसिप्लिन द सिटीजन का मतलब क्या कि भाई एक दायरे से बाहर मत जाने दो। दायरा कौन सा है? वो रिलीजन का हो सकता है, सॉरी वो रिलीजन का हो सकता है, कोई सोशल पैटर्न हो सकता है, कोई मोरल पैटर्न हो सकता है, कोई इकोनॉमिक पैटर्न हो सकता है। राइट, जैसे आपने देखा ना, अभी अगर आप अपने घर वालों को बोलो कि मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, एमबीए नहीं कर रहा मैं, तो थोड़ा अनयूजुअल है उनके लिए। तो इकोनॉमिक पैटर्न से बाहर है, वो चाहेंगे कि तुम ना जाओ, बोलेंगे यार कर लेना यार एमबीए, है ना। तो ऐसे रिलीजियस पैटर्न वगैरह पता है हमको। सो नाउ इज डिसिप्लिन नेसेसरी एट ऑल? प्लीज लिसन केयरफुली, डू नॉट इमीडिएटली से yes or no. Most of us feel, especially while we are young, that there should be no discipline, that we should be allowed to do whatever we like, and we think that is freedom. But merely to say that we should be free and so on has very little meaning without understanding the whole problem of discipline. फिर वो एक कीन एथलीट का एग्जांपल लेकर के बात बताइए। देखो फर्स्ट में क्या है, ध्यान से देखना, डिसिप्लिन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इम्पोज्ड। भाई इस पैराग्राफ के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि डिसिप्लिन शुड नॉट बी इम्पोज्ड। इंपोज किया नहीं जाना चाहिए, ये तो बोला जा सकता है, पर पैराग्राफ में ये कहा है कि इंपोज किया ही नहीं जा सकता। तो आप देख रहे हैं शुड नॉट और कैन नॉट में बहुत फर्क है। तो कैन नॉट है नहीं पैराग्राफ में, तो इसलिए फर्स्ट जो है ये डिस्टॉर्शन हो गया, इसलिए शुड नॉट को कैन नॉट कर दिया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी भी रूल आउट हो गए। अब सेकंड, द परसेप्शन अबाउट डिसिप्लिन मे चेंज विद एज, ये इस लाइन से आ रहा है ना, ये यंग वाले से। फॉर अ प्लेफुल यंगस्टर डिसिप्लिन इज अनडिजायरेबल, बट फॉर समवन कंपीटिंग टू एक्सेल इन डोमेन सच एज एथलेटिक्स अराइजिंग आउट ऑफ प्लेजर, ये एंजॉयमेंट है ना, बिकम द की टू सक्सेस। बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंट है जो भी पैराग्राफ में दिया उससे। थर्ड, सोसाइटी इंटेंड्स टू एंश्योर दैट ऑल इट्स मेंबर्स कंफॉर्म टू सर्टेन रिलीजियस, मोरल एंड इकोनॉमिक नॉर्म्स, व्हिच इज रॉन्ग। ये कहां दिया हुआ है कि सोसाइटी इंटेंड्स टू एंश्योर दैट ऑल इट्स मेंबर्स कंफॉर्म? अब ध्यान से बोलो, सोसाइटी फील्स दैट इट शुड डू इट। डज दैट मीन दैट सोसाइटी इज गोइंग टू डू इट? I feel that I should go to the gym and get a six-pack abs. Get six-pack abs. और क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? I feel that I should do that. Does that mean that I'm going to do that? प्रॉब्लम है ना। तो आप देख रहे हैं बस यही होता है, सटल चेंजेस इन द मीनिंग जो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और ये सटल चेंजेस डिमांड करते हैं कि वो अपना स्किल लेवल बढ़ाएं, लेवल अप करें। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, यार पहली क्लास है ना, और हमें से ज्यादातर लोगों के पास स्किल नहीं है, शायद तुम्हारे पास नहीं है, पर वो प्रैक्टिस, एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं, उसके बाद आएगा ना स्किल। तो आज मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, राइट, एंड दैट इज व्हाई वी आर चूजिंग बी एज एन आंसर। अब प्रॉपर सवाल की तरफ चल लेते हैं। ये रहा आपका एक प्रॉपर सवाल, 2 मिनट दे रहा हूं, पैराग्राफ पढ़ना है, ऑप्शंस पे जाना है, करो जो मैंने, जो लोग ऐप पे हैं पोल में आंसर देना है, जो लोग यूट्यूब पे हैं चैट में आंसर देना है। 2 मिनट का टाइमर ऑटोमेटिकली पोल में डाल दिया, आपके पास ऐप पे थोड़ी देर के बाद पोल आ जाएगा, हाँ दिखने लग जाएगा। वन में हसीब कैन नॉट वर्सेस शुड नॉट, सोचो इन दोनों में क्या फर्क होता है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपके पास है ही ना, आप दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद फील फ्री टू रीच आउट अगर उसके बाद भी कुछ इशू रहे तो। रीता अभी आगे से जब ऐसा लिखे ना हम एक्सप्लेन अगेन, तो उसको थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया करें कि कौन सी स्पेसिफिक चीज है जो आप चाहते हैं रिपीट की जाए। अंजलि नोटेड। हाँ पर आज की क्लास की बिल्कुल डीपीपी मिलेगी। अच्छा बट लेट मी गिव क्वाइट टू पीपल हु आर वर्किंग। All right, so 2 minutes are up. And here is the answer. The answer to this question is option A. The poll at least lets me see कि अच्छा C काफी सारे लोगों ने किया, तो क्या प्रॉब्लम होगी? D almost everybody managed to rule out. और आई थिंक YouTube पे भी मोरलेस यही ट्रेंड देखने को मिलेगा मुझे, हाँ ऐसे दिख रहा है, देखो है ना, काफी सारे लोगों ने C, कुछ का A, कुछ का D, चल रहा है। लेट्स सी। सो ऑल ह्यूमंस मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स। डिसीजन किसके बेसिस पे हम लेते हैं? इंट्यूशन या इन्फॉर्मेशन। फिर ये पूरी डिटेल इंट्यूशन के बारे में, और यहां से हमने शुरू कर दिया इन्फॉर्मेशन वाला, है ना। अब लॉट ऑफ पीपल पिक्ड अप C। C में पता है क्या प्रॉब्लम है? एक वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, उसका तुम बताना सही है कि नहीं। C बोल रहा है इट इज बेटर। इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी हमें ये बताया गया है कि एक तरीका दूसरे तरीके से बेहतर है। देखो वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं, एक्यूरेट हो सकता है, क्वांटिफाइबल हो सकता है, बेटर है क्या? Has the author of this paragraph gone on to share his preference of one method over the other? कोई बात नहीं यार, देखो अगर आपको फॉर एनी रीजन पोल नहीं दिख रहा हो तो आप चैट में आंसर ड्रॉप कर दीजिए, मैं देख लूंगा। और अंकित वो जो जल्दी की आप बात कर रहे हो, एक्चुअली क्या है कि मैं जब यहां से पोल लाइव करता हूं, जरूरी है कि इंस्टेंटली लाइव हो जाए, वो कई बार थोड़े लैग के साथ आता है, तो तब तक लोगों ने सवाल कर लिया होता है, तो टाइम मत देखें, टाइम इग्नोर कर दें, वो सिस्टम का थोड़ा है फ्लॉ। यू गेटिंग द ड्रिफ्ट? ये बेटर जो है ये डिस्टॉर्शन है, ये नहीं हो सकता। लेट्स लुक एट बी। वी मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम अवेलेबल। ये जो चीज है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम अवेलेबल, ये तो एडिशन है, ये तो पैराग्राफ में कहीं है नहीं। And then if I look at D, while decisions based on intuition can be made fast, the reason that led to these cannot be spelled out. इसमें आप देख रहे हैं डिलीशन है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा आइडिया जो था हमारा इंफॉर्मेशन वाला प्रोसेस, उसकी बात ही नहीं की गई, राइट। तो इसको पढ़ के इन चीजों की वजह से हो सकता है आपके दिमाग में आप ऐसा सोचें कि ये तरीका बेहतर है क्योंकि एक्यूरेट है, लेकिन ऑथर ने ऐसा नहीं बोला कि इट इज बेटर, वो आपने अपनी तरफ से यहां पे डाल दिया, ये एडिशन है भाई, राइट। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। शुभ सब बता दूंगा, चिंता मत करें, वो रीडिंग सब बताते हैं, है ना।
तो वो सब कवर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी उस चीज के बारे में सोचेगा ना तो ये चीजें इग्नोर हो जाएंगी। जबकि ए में कोई ऑथर की ओपिनियन, कोई ऑथर को कोई ओपिनियन एट्रीब्यूट नहीं की गई। ऑथर नहीं बोल रहा है, ऑथर सिर्फ बता रहा है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड पैराग्राफ। वो सिर्फ बता रहा है भाई अपन दो तरीके से डिसीजन लेते हैं, एक ये उनकी डिटेल, कौन सा अच्छा कौन सा कम अच्छा, ऑथर ने कहीं नहीं बोला। चलिए, सो डी में ये वाली चीज, इसमें डिलीशन, इसमें पूरा पार्ट, ये सेकंड हाफ पूरा मिसिंग है इसमें। ओके, तो वो लेबल करके देख सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वन, वंस अगेन स्टार्टिंग द टाइमर, गो अहेड एंड शेयर योर आंसर्स प्लीज। हार्दिक अप्रॉक्सीमेटली यही लेंथ है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसी के आसपास आते हैं। अब क्वाइट फॉर 2 मिनट्स। Kanan, I hope my last point helped. Akilendra, passage first. There we go. So that's the answer. अच्छा, ए और बी में क्या इवन स्प्लिट आया ना, मजा आया देख करके मुझे। अच्छा, बाय द वे ये जो सवाल है इसको मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालूंगा भी नहीं, ये एक्चुअली इजी टू मॉडरेट में जाएगा इवेंचुअली। इवेंचुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ? तो तुम्हें मत देखना कि और मैं बता रहा हूँ 6 महीने बाद तुम ये वाला सवाल देखोगे और तुम मुझे बोलोगे यार कुछ तो चैलेंजिंग दो, हाँ? तो चलिए, सो CMIE, the CMIE which conducts one of the world's largest continuous surveys to track household incomes, expenses and assets, reckons that 70 million jobs lost at the peak of the lockdown in April have returned. This is mainly because of the resumption of some economic activity, blah blah blah. और उसके बाद that is where the good news that is where the good news appears to end, है ना? तो ये गुड न्यूज थी, तो ये क्या हो गई, बैड न्यूज हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ए में CMIE सर्वे पेंट्स अ ग्रिम पिक्चर ऑन एम्प्लॉयमेंट। बस सिर्फ इतना बता दो, ये जो ग्रिम है ये पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? ग्रिम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पहले देखते हैं। अमृत, वो भी देखते हैं, अपन देखेंगे। और ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये जो 70 मिलियन जॉब्स हैं इनकी क्रिएशन, अगर मैं उस फैक्ट पे भी नहीं आ रहा हूँ, पूरा चलो माना क्रिएटेड है, तो भी ये तो गुड न्यूज थी ना, इसके लिए नेगेटिव वर्ड कैसे? और ये बाद वाला बैड न्यूज था, उसको डायर बोलना, नेगेटिव वर्ड यूज करना, डायर इज डार्क होपलेस, है ना? ग्रिम और डायर दोनों का मतलब ये होता है ना, डार्क होपलेस नेगेटिव। तो ये वाली चीज तो पॉजिटिव थी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ग्रिम यूज करना जो है इसको हम बोलते हैं वो टोन का डिस्टॉर्शन, टोन डिस्टॉर्ट कर दी यहाँ पे, हाँ? तो ये अपने आप में प्रॉब्लम। फिर आगे ये सर्वे बोलता है 70 मिलियन जॉब्स क्रिएटेड आफ्टर द लॉकडाउन, तो हाँ ये फैक्चुअली गलत नहीं है। देखो 70 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हैव रिटर्न्ड, तो वो नौकरियां जो चली गई थी वापस आ गई, तो हाँ क्रिएट तो हुई है ना, एग्जैक्ट सेम जगह तो नहीं गया ना बंदा, क्योंकि देखो दिस इज मेनली बिकॉज़ ऑफ द रिजम्पशन ऑफ सम इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बंपर हार्वेस्ट। तो ये हार्वेस्ट तो पहले बंपर नहीं रही होगी ना, तो एग्जैक्टली सेम जगह नहीं आना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट इसमें टोन का डिस्टॉर्शन था। क्लास कब खत्म होगी, तुम जब बोलो तब। वोकैबुलरी वीक है समझ, कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन कोई वोकैबुलरी तो नॉलेज बेस्ड चीज है ना? और एट द एंड ऑफ द डे देखो, मुझे जर्मन नहीं आती, तुमसे कोई जर्मन वर्ड पूछोगे तो मुझे गिनती के 2-3 वर्ड्स आते हैं, पर अगर मुझे सीखना तो मैं सीख लूंगा, ठीक है? ऐसे इंग्लिश भी यार नहीं आते सीख लेंगे, और कैसे करना मैं बता दूंगा। अच्छा, आप में से कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी मुझसे हो नहीं रहा, आई गेट यू, स्पीड इज आल्सो अ स्किल। तो आप ना रीडिंग शुरू करें और वोकैबुलरी चैलेंजेस है उन पे काम जरूर शुरू करें, करेंगे तो होगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद ए, बी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो मिक्स्ड पिक्चर बोला, तो एक पॉजिटिव चीज गेन्स, एक नेगेटिव चीज, और साथ में आप देख रहे हैं ये भी। अच्छा, अगर मैं सी देखूं तो सी में ये वाला पॉइंट कैप्चर दिख रहा है आपको, 15 to 24 वाला, हाँ? दूसरी चीज सी में पता क्या है, लार्ज गेन्स इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये तो ठीक है, बट नेशन वाइड रूरल जॉब्स गारंटी प्रोग्राम, ये तो एडिशन हो गया, ये तो यहाँ पे है ही नहीं। डी, यूथ बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 24 आर द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन इट कम्स टू, ये वाली चीज एडिशन है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में कितना डिलीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट सेंटेंस दे रहा, बाकी कुछ तो दे नहीं रहा, राइट? सो दैट इज हाउ इट गोस। अच्छा, अर्जुन ने सबके लिए एक सजेशन डालिया चैट में, मैं रिपीट कर देता हूं। उसने लिखा भाई वर्ड पावर मेड इजी पढ़ लो, मैं डिटेल में बता दूंगा बाद में, उसके लिए डेडिकेटेड सेशन ले लेंगे अपन, लेकिन तब तक जो पता है वो करना शुरू कर दो। जैसे अर्जुन को पता है वर्ड पावर मेड इजी, करो ना, उसमें जो चैलेंजेस है मुझे बताना, ठीक है? उस दिन सेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब मैं आपको एक स्पेशल टेरिटरी में लेके जा रहा हूं इन्हीं सवालों में धीरे धीरे। ये पागल अर्जुन ने क्या भेजा जो मैंने मिस कर दिया? रॉक गेमर, क्यूरियोसिटी हो गया मुझे तेरा कमेंट देख के। ओके, गोलू थिंक्स इट शुड बी बी, सुमन सी, रचित सी। देखें अभी तो थोड़ा और समय बचा है पूल में हमारे। रचित एक ही बार भेज दे यार, एक ही बार भेज दे प्लीज, मत भेज इतनी बार।
एक मैसेज बहुत है, 1 person 1 vote। Alright, so let's go ahead and see now that the time is up। देखें भाई क्या चूज करना चाहिए हमें। So question number 3 में I am leaning towards A, लेकिन बहुत even the split आ रहा है, लोगों ने और भी काफी कुछ चूज किया, हालांकि majority is going with A। So let us see। आप मुझे एक बात बताएं, हमने वो अभी पिछले क्वेश्चन में भी टोन की बात की थी ना, बहुत यूजफुल चीज है वो, काफी क्वेश्चंस में मदद करती है हमें। इसमें ये जो प्रोसेस है वॉइस सुन के एनालाइज करने वाली, उसको लेकर के ऑथर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? The author thinks it's a good practice or not such a good practice? अरे अफनान कांग्रेचुलेशंस, हाँ खाता खुल गया तुम्हारा। हाँ ये नेगेटिव है, लेकिन अगर आपने बी चूज किया तो आप देख रहे हैं बी में वो जो नेगेटिविटी थी ऑथर की वो तो नजर ही नहीं आ रही। ऐसे ही सी में ये जो मूवीज और टीवी सीरीज का इंफ्लुएंस है वो मिसिंग है। डी देखो, डी तो मेन आइडिया चेंज कर रहा है। वॉइस रिकॉग्निशन स्टार्टेड टू फीचर प्रोमिनेंटली इन क्राइम सीन इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन बिकॉज़ ऑफ मूवीज एंड टीवी सीरीज। मतलब एक्चुअल क्राइम सीन में भी इसको ज्यादा यूज करने लगे क्योंकि टीवी सीरीज में आता है। ये तो है नहीं कहीं, ये जजेस की जरूर बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द जजेस, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। मेन आइडिया नहीं है। नेगेटिव है वैभव, नेगेटिव है। रुक देख अभी बताता हूं। अच्छा नॉर्मली मैं पैराग्राफ भी एक्सप्लेन करता हूं, कर देता हूं, चलो तो पढ़ लेते हैं। फॉर इयर्स मूवीज एंड टेलीविजन सीरीज लाइक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, जैसे अपने सीआईडी नहीं है वैसे सीएसआई है, हैव पेंटेड एन अनरियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द साइंस ऑफ वॉइसेस। ये क्या होता है साइंस ऑफ वॉइसेस, हमें नहीं पता है और ये पता हो भी नहीं सकता क्योंकि ये देखो ये कोड मार्क दिखाते हैं स्पेशल तरीके से यूज किया। इसमें ये बताओ इफ अ पिक्चर इज अनरियलिस्टिक तो पिक्चर को लेकर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आगे चलते हैं। इन द 1994 मूवी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर एन एक्सपर्ट लिसन्स टू अ ब्रीफ रिकॉर्डेड utterance and declares that the speaker is Cuban, aged 35 to 45, educated in the Eastern United States। मतलब सुन के आवाज सुन के बता रहा है उस बंदे के बारे में। फिर कंप्यूटर में उसको मैच कर लिया, प्रोबेबिलिटी 90% आ गई। द सीक्वेंस sums up a good number of misimpressions about forensic phonetics which have led to errors in real life justice। It is the so-called CSI effect। Judges hold unrealistic expectations of the capabilities। तो उतना यार है नहीं इतनी अच्छी साइंस जितना उन मूवीज और टीवी सीरीज को देखकर आपको लग रहा है, तो न्यूट्रल नहीं है यहाँ पे, नेगेटिव आ रहा है, राइट? तो वो प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाई बी कैन बी रूल्ड आउट। ए में आपको पता है डिलीशन है, मूवीज टीवी सीरीज वाला इंफ्लुएंस मिसिंग है। डी में तो बिल्कुल ही नई चीज डाल दी है, तो एडिशन है। जस्टिस सिस्टम में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ रही है क्या? एक्चुअल मतलब ये सीएसआई सीआईडी देख करके एक्चुअल में पुलिस उसी तरह से काम कर रही है? पुलिस वाला जाकर के जो है दरवाजा तोड़ रहा है, नहीं ना ये तो है ही नहीं कहीं पे। दैट इज व्हाई ए। और इसमें अब देखो अगर हम उस तरीके से करें, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसमें की आइडिया निकालो, फिर चलो तो तुम देखोगे कि इसमें ए भी कोई बहुत अच्छी समरी नहीं है। तुम और मैं इस पैराग्राफ की मिलकर के इससे अच्छी समरी लिख सकते हैं। वी कैन गो अहेड एंड राइट एन इवन बेटर समरी। So why am I choosing A as my answer then? A, because we are not supposed to create a perfect or choose a perfect summary for the paragraph। We have been given the 4 answer choices। We are supposed to pick up the one which is the best among the 4। इन 4 में जो सबसे अच्छी है आपको और मुझे वो चूज करनी है। गेटिंग द ड्रिफ्ट? हाँ, वो परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो क्या ए में कमियां नहीं है? बिल्कुल है यार, ए में ये वाला जो पार्ट है जस्टिस सिस्टम वाला मिसिंग है। अगर तुम मुझे बोलोगे तो बोलोगे इसमें डिलीशन है यार, राइट? तो बिल्कुल है, मगर बाकियों में प्रॉब्लम्स इससे भी ज्यादा बड़ी है। ये सेम डिलीशन बी में भी है, वो सेम डिलीशन आपके पास डी में भी है। ये सेम पार्ट बी और डी में भी मिसिंग है, लेकिन बी में टोन का मिसमैच हो रहा है, डी में उसके साथ साथ एडिशन भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कैसे ए इज बिकमिंग बेटर देन बी एंड डी। अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो आकर के बोलते हैं ना यार पता नहीं चलता कौन सी आंसर ठीक होगी, वो कंपेयर नहीं कर रहे होते, आप वो कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। एंड दैट इज हाउ यू विल गो अहेड एंड मास्टर दिस। तो आई थिंक फॉर फर्स्ट क्लास काफी हो गया, और भी सवाल है, सब्सिक्वेंटली प्रैक्टिस करते रहेंगे, चिंता मत करो। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो एक दो समरी वाले सवाल शुरू कर लें, कुछ और से कर लेंगे प्रैक्टिस। तो आज यही मुझे इसके बाद इंट्रो भी बीए का देना था, तो उसको भी मैं पोर्ट कर रहा हूं आगे किसी और क्लास के लिए। अपन बाद में कभी किसी और दिन किसी और रोज इनको कर लेंगे। तो तब तक के लिए लेट मी जस्ट, क्या हो गया भाई, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई एम आई नॉट एबल टू स्क्रॉल? आ जाइए आप प्लीज। तो मैं आपको इंट्रो और बाकी सारी डिटेल्स थोड़ा बाद में बता दूंगा। तो आज के क्लास में हमने फंडामेंटली जो टारगेट सेट किया था वो पूरा नहीं हुआ, बट हमने ये वाला बेस्ट समरी वाला पार्ट अपना जरूर से पूरा कर लिया है। आई विल गो अहेड एंड कवर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स लेटर, राइट? तो मेरे क्लासेस में जो है ना, अपन ये देखते हैं कि समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ क्लासेस ऐड करनी पड़ी, एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, घंटे तो लगा लेंगे, करते रहेंगे। तो ये आज हमने किया, ये चीजें हमारी पेंडिंग है, हम इनको आगे कर लेंगे। दिस इज द ग्रुप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हियर इज द क्यूआर कोड। इफ यू स्कैन दिस क्यूआर कोड, इट विल टेक यू टू द ग्रुप। इन केस यू डोंट हैव अ फोन हैंडी और व्हाटएवर, यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर द ग्रुप ऑन टेलीग्राम यूजिंग दिस नेम एंड यू कैन जॉइन इन। एंड बिफोर आई साइन आउट, आई वुड वांट टू लीव यू विद दिस थॉट। आज इस क्लास के बाद तुम क्या करोगे ये डिटरमिन करेगा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसे आएगा। कल पे अगर टाल दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूं तुम करो, सबसे पहली चीज रोज 25 मिनट पढ़ना। और इसमें अगर आज तुम्हारे दिमाग में बहुत क्लैरिटी नहीं है क्या करना है, तो मैंने बताया न्यूज़पेपर एडिटोरियल से शुरू करना है ना। क्लैरिटी है, बहुत अच्छी बात है। तुम कुछ और पढ़ना चाहते हो, बाय ऑल मींस पढ़ो, बस एडिक्वेटली चैलेंजिंग होना चाहिए। कोई जोन है ना 70-80% समझ आता हो, वो करना है। इसके अलावा इस क्लास के बाद आपको मिलेगी डीपीपी, जिसमें होंगे